अस्सलाम वालेकुम, शान सहूर में आपको वेलकम करते हैं इस पहर। और आज मैं गाड़ी में जब यहाँ तक पहुँच रही तो मैं कही थी कितनी जल्दी ये टाइम गुजर रहा है। आज 16th रोज़ा हो गया है और 16वां रोज़ा, समझे आधे से ज़्यादा तो हो गया, पता भी नहीं चल रहा। मुझे इस साल ये खुशी है कि मैं बलात जो है ना उसको प्रॉपरली रोज़े की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। माशाल्लाह वो रोज़ रख रहा है रोज़े, और जब उसकी हिम्मत जवाब दे देती ना कोई 3, साढ़े 3, 4 बजे, कह रहे मम्मा कल रखूँ या नहीं, आप बताएं आप बताएं। मैंने कहा बेटा रखो। आज तो वो बेचारा फुटबॉल भी खेलने गया था रोज़े की हालत में। तो बलाज को रोज़े रखवा के ना एक अजीब सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि घर में बाकी और सब तो रखते थे, लेकिन बलाज को रोज़े रखवा के एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और हमारे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ वैसे कि जो लड़की है या लड़के हैं उन दोनों की परवरिश अलग तरीके से की जाए। हमने अपने बेटे और बेटी और बेटों की परवरिश में फ़र्क ना रखने की कोशिश की है। यासिर थोड़ा कभी कभार रख लेता है, लेकिन मैं तो कोशिश ये करती हूँ एज़ मदर, एज़ पेरेंट, कि दोनों की परवरिश बराबर हो। अगर स्ट्रॉन्ग बनाना हो तो सिर्फ लड़कों को ही नहीं, लड़की को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। वरना अगर आप नोट करें तो अक्सर आप घरों में देखते होंगे कि जो लड़की की परवरिश है वो थोड़ी सी इस तरह से इन पर नाजुक समझ के की जाती कि अच्छा कोई बात नहीं, सो जाओ, अच्छा वज़न मत उठाओ, अच्छा मत भागो, ओहो धूप में नहीं जाओ, काली हो जाओगी। और जितने भी घर पे थोड़े ऐसे काम होते हैं, सौदा ले आओ बाहर से, या कैन पानी का जो है वो डिस्पेंसर पे लगा दो, कोई भी ऐसे भारी भरकम काम होते हैं वो हम बेटों को कहते हैं, रफ टफ जो है वो बेटों को बनाते हैं। क्योंकि पता नहीं क्यों हमारे जहनों में है ऐसा, हमें लगता है मर्द वही कामयाब होता है जो मजबूत हो, थके ना और ना ही हार माने। लोग ये समझते हैं, लेकिन मैं भी और मेरी जैसी बहुत सारी और माएँ या बहुत सारे और पेरेंट्स ये सोचते हैं कि दोनों को रफ टफ बनाना चाहिए। और दोनों को रफ टफ बनाने के लिए हमने बेटियों को भी वही सिखाना है जो हम बेटों को सिखाने की ताकीद करते हैं, क्योंकि हार तो उन्हें भी नहीं माननी चाहिए, मजबूत तो उन्हें भी हमें बनाना है। क्योंकि मेहनत जिन्स की नहीं बल्कि जज्बे की पहचान है, और इसीलिए हमें थोड़ी सी अपनी सोचों को बदलना पड़ेगा। क्योंकि आजकल वो ज़माना नहीं कि हम अपनी बेटियों को नाजुक मिजाज बनाकर पालें। पता नहीं आने वाला वक्त कैसा हो, उनको हर वक्त के लिए तैयार रहना है और उनको मजबूत पालना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। सो मुझे बड़ी खुशी होती है कि अगर लड़का जिम जा रहा है अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, तो लड़कियां भी आजकल उनके अंदर भी वो जज्बा पैदा हो गया कि हमें भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमें भी वो होयुल्ला वाली हसीना मोइन की हीरोइंस वाला नहीं बनना, हमने एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथफुल औरत बनना है। अब अगर आप ये देखें कि मतलब अब स्कूटी है या स्कूटर्स है, उस पर भी आपको बच्चियां नज़र आती हैं। सिर्फ एक सर्टन क्लास की नहीं, बल्कि मैंने बहुत सारी मेट्स को स्कूटर सीखते हुए देखा है। हाँ, सीवीओ पे बाकायदा कोर्सेज होते हैं, तो मेरी मेट की बहन जाती थी वहाँ पे स्कूटर सीखने, तो मैं बड़ी इंस्पायर हुई उसको देखकर। तो कहने लगी जी बाजी अब इतनी प्रॉब्लम होती है, हमारा कोई भाई नहीं है, हमारी सिर्फ बहनें हैं, तो एक को दूसरे घर से पिक करने में या छोड़ने लेने में हमें इतनी प्रॉब्लम होती है, किराए इतने लग जाते हैं रिक्शे टैक्सियों में, फिर टाइम इतना वेस्ट होता है। तो ये हमारी बहन जो है ये स्कूटर चलाना इसने सीखा है और ये अब हमको पिक एंड ड्रॉप सबको देती है, हमारा टाइम और पैसे बचते हैं। तो मुझे तो ये बात इतनी अच्छी लगी कि देखें हर तबके में अब ये अवेयरनेस पैदा हो रही है कि वो अपने आप की ग्रोथ के लिए अपने आप को मजबूत कैसे खुद लड़कियाँ बना रही हैं। और पता नहीं कहाँ बैठ के डिस्कशन हो रही थी कि रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स का चक्कर। हाँ, मैं अपने रिलेटिव्स में बैठी थी, तो हम कह रहे थे कि जब ज़माने में हम टीन एज में थे ना, तो उसमें हमें समझ नहीं आता था रेड फ्लैग्स क्या हैं, ग्रीन फ्लैग्स क्या हैं, और फ़ौरन आंखों पे पट्टी बंधी और हमने हाँ कर दी शादी के लिए, बस यंग एज में शादी कर ली। लेकिन आजकल की बच्चियों को जो टीनेज में है या अर्ली 20s में, उनको काफ़ी अवेयरनेस है, उनको रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स नज़र आ जाते हैं कि उन्होंने किसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। काफ़ी हद तक उन्हें समझ आ चुकी है, हमें इतना उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है। आज की हमारी जो मेहमान है वो खुद बहुत स्ट्रॉन्ग एक वुमन ऑफ सब्सटेंस हैं, और बड़ी मेहनत से उन्होंने अपना एक मुकाम और नाम बनाया है। उन्होंने एक
प्रोडक्शन से अपनी करियर की शुरुआत की, थिएटर से, बेसिकली थिएटर प्रोडक्शन से। थिएटर में एक्ट करते करते उन्होंने कहा चलो प्रोड्यूस करती हूँ। एक शहर में कामयाब हो गई, लेकिन दूसरे शहर आई थिएटर लेके तो वो फ्लॉप हो गया यहाँ, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और फिर फिल्म प्रोड्यूसर बन गई। तो एक दो फिल्में भी थोड़ी अच्छी ना चलने के बावजूद वो डटी रहीं, जमी रहीं, काम करती रहीं, और जो भी उनको एज प्रोड्यूसर जानता है तो वो कहते हैं वो चप्पल चढ़ाती है और इधर से भाग उधर से भाग। वो ये नहीं सोचती कि वो एक हीरोइन है, वो एक औरत है, वरना हीरोइन तो बेबी को जूस पिलाओ वाली भी बन जाती हैं। वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो सारे काम खुद ही करने के लिए भाग रही होती थी। और अगर आप उनको स्क्रीन पे देखें तो वो जो सिन्फ़े नाजुक वाली डेफिनेशन है उनको देखकर वो भी जो है वो नज़र आती है और समझ आती है। अलग अलग कैरेक्टर्स को चूज़ करना, अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और हर वो एक्ट्रेस जो लीड रोल्स में आती है वो नेगेटिव कैरेक्टर्स एक्सेप्ट करने में हिचकिचाती है, मगर ये वो एक्ट्रेस है जो अपने आप को हीरोइन कम और एक फाइन एक्ट्रेस ज़्यादा मानती हैं, तभी वो चैलेंजिंग रोल्स को एक्सेप्ट करती हैं। समझ गए आप हमारे साथ आज की मेहमान कौन होंगी? सो उनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, और मैं फातिमा से पूछती हूँ कि वो क्या करने वाली हैं आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक फातिमा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, मज़े में। संडे को रेस्ट किया थोड़ा? बहुत नींद पूरी की, बहुत सोई मैं। थकन हो जाती है, आई डोंट नो। आप चाहे दिन में कितना भी सो लें, ये जो रात की नींद है ना, बहुत ज़रूरी है। 10:30 या 11 से लेकर 3 बजे तक का जो टाइम है, बहुत जिसमें हम नहीं सोते, ये बहुत प्रेशियस टाइम है। बिल्कुल ऐसा ही है ना? मैं तो सोते हुए गुजारी भाई, मैं भी पड़ी रही, सोती रही, बिस्तर से उठी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही था। हाँ। तभी आज इतनी फ्रेश हूँ मैं। और आप भी बहुत फ्रेश लग रही हैं माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो हमारी जो मेहमान आ रही हैं उनके लिए, वो खाने की शौकीन है, आई डोंट नो कि वो डाइट पे हैं कि नहीं, लेकिन वो खाने की बहुत शौकीन है। बिल्कुल ऐसा ही है। उनके लिए क्या बन रहा है? आपको जैसे पता है कि जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आ रहा होता है तो मैं पहले पूरी रिसर्च कर लेती हूँ। आप जानती हैं कि मैं इस मामले में बहुत तेज़ हूँ जी। अच्छा, जो मेहमान हमारे यहाँ जा रही हैं वो इससे पहले भी आपके शो पर आएंगे, और आपके शो पर ही उन्होंने बताया था कि भाई मैं डाइट पर हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, अगर मुझे कहीं नज़र आ जाएं असली घी में बने हुए लच्छे पराठे तो मैं अपनी डाइट तोड़ देती हूँ। अच्छा, तो आज हम असली घी में लच्छा पराठा तो बनाएंगे, लेकिन उसके साथ हम बनाएंगे टर्किश अडाना कबाब्स। कौन सा दाना कबाब? अडाना। अडाना। अडाना, टर्किश अडाना। हाँ बिल्कुल। तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे पराठों के साथ। उसके साथ एक ज़बरदस्त सी ग्रीन चटनी बनाएंगे, उसके साथ एक सैलेड होगा, और रायता बनाएंगे ज़बरदस्त सा, और साइड में जो है हम मतलब जैसे कहते हैं ना एक स्टार्टर के तौर पर हम बना रहे हैं चिकन पकौड़ा। ठीक है जी, 1 बाइट पकौड़ा जो होते हैं। और अगर हम मीठे की बात करें तो वो तो आपको पता है कि हमारे किचन में मतलब हमारा दस्तरखान मुकम्मल नहीं होता जब तक हमारे दस्तरखान पे रूह अफ़ज़ा ना हो। हाँ। अच्छा, आपने अक्सर सुना होगा कि रूह अफ़ज़ा जब भी हम बनाते हैं, चाहे दूध में बनाएं, पानी में बनाएं, तुख मलंगा डालें, कुछ भी करें, वो हम पीते हैं। हाँ। आज मैं आपको ऐसी रेसिपी दूंगी रूह अफ़ज़ा की कि जिसमें हम रूह अफ़ज़ा को खाएंगे। है जी। क्या मतलब, कैसे? हाँ, कैसे खाएंगे? हम ऐसे डेजर्ट बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा से कि बहुत जल्दी भी बन जाता है, हाँ। मज़े का भी है और देखने में भी बहुत शानदार लगेगा, और उसमें कलर्स भी बहुत सारे। तो मैं जैसे मेरे कपड़ों में बहुत सारे कलर्स, देखिए आपके इसमें भी रूह अफ़ज़ा का आ रहा है और मेरे कपड़ों में भी आ रहा है, मतलब हम मैचिंग कर रहे हैं। तो अगर आप कहें तो मैं आपको रेसिपी बता दूं फटाफट। बताइए। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने दूध लिया, आपकी मर्जी, आप फ्रेश मिल्क लें या डब्बे का दूध ले लीजिए। उसमें हमने डाली चीनी अपने हिसाब से, फिर हमने उसमें रूह अफ़ज़ा डाला, और रूह अफ़ज़ा के साथ हमने उसको पकाते हुए थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लेके उसको दूध में घोल के हमने उसमें डाल दिया। ओके। तो उसकी कंसिस्टेंसी जब थोड़ी सी थिक हो गई तो हमने उसको चूल्हे को बंद कर दिया और हमने इस तरह ग्लासेस में उसको पोर कर लिया। तो ये बड़ा प्यारा सा एक पिंक पिंक सा, जैसे आपके दुपट्टे में आ रहा है सेम वैसा कलर आ रहा है। ठीक है जी। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने स्ट्रॉबेरीज लिए इसके कलर को कॉम्प्लीमेंट करते हुए, और आजकल बहुत अच्छा स्ट्रॉबेरी बड़ी सस्ती हो गई, आज 250 रुपए किलो मिल रही थी, 200 और ऐलान कर था ठेले वाला 250 रुपए किलो, 250। मैंने कहा ओ माय गॉड, 250 रुपए पाव मिल रही थी। अच्छा, और इसमें मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, पहले मैं अपनी रेसिपी कंप्लीट करूं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रॉबेरी को स्टोर कैसे करते हैं। अमूमन लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं, आज भी हमारे पास जब हम पीछे बैठे हुए थे तो मुझसे पूछा जा रहा था यही सवाल। मैंने कहा मैं आज अपने व्यूवर्स को भी बता दूँ। अच्छा जी, हमने इसको कैरमलाइज किया है। कैरमलाइज किस तरह से करते हैं कि हमने इसके छोटे छोटे चंक्स
क्यूब्स काटे स्ट्रॉबेरी के, और इसमें हमने स्प्रिंकल की शुगर यानी चीनी, और थोड़ी देर जब आप इसको छोड़ देते हैं ना तो ये बड़ी अच्छा से एक जूसी और टेक्सचर आ जाता है, गीला गीला सा मज़े का। तो ये हम इसके ऊपर डालेंगे चारों तरफ स्ट्रॉबेरी इस तरह से, तो नीचे गिर गई। और इसके बाद हमने लिए हैं हैंडफुल नट्स लेंगे, मिक्स नट्स, ये भी हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, थोड़े से हम इसके ऊपर डालेंगे। और फिर हम लेंगे ये हमारा प्यारा सा रूह अफ़ज़ा, और ये सबसे आखिर में हम इसको टॉपिंग करेंगे इसकी इस तरह से। यम। देखा कितनी मज़े की और कितनी जल्दी बन गई ये रेसिपी। ओफ ओफ ओफ। तो ये देखें जी, मज़ेदार से इसके कलर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, और ये बहुत हेल्दी है, बहुत मज़े की है। और आपको पता है कि देखिए रूह अफ़ज़ा जो है ना वो अपनी रिवायात बरकरार रखे हुए अपने रंग की तरह। जैसे इनकी जो टैगलाइन है ना, चल मेरे लाल, इनकी जो टैगलाइन है उसमें ये यही बताते हैं कि हमें फैमिली चल मेरे लाल, चल मेरे लाल। सबसे पहली बात ये है कि ये जो एहतमाम अफ्तार से पहले होता है रूह अफ़ज़ा के बगैर अधूरा होता है। ऐसा ही है, ठीक है ना। और ये 1947 से ये रीत चलती आ रही है। बिल्कुल। तो चल मेरे लाल जो है वो ये मैसेज दे रहा है कि इफ्तार से पहले दुआ पे ध्यान दे, और ये हमने अपने बच्चों में वैल्यूज़ डेवलप करवानी है कि एक तो दुआ से खाने की शुरुआत होनी चाहिए, दूसरी बात फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहिए, और तीसरी बात ये कि हस्बैंड्स को अगर किचन में खड़े होकर अपनी वाइफ की हेल्प करनी पड़े या घर के किसी भी काम में, तो इसमें कोई शर्म नहीं है। अगर खाना नहीं बना सकते, उनकी अम्मा ने उनको नहीं सिखाया, तो चलो भाई रूह अफ़ज़ा तो बना सकते हैं ना, एक ज़रा सा घोल लें पानी में या दूध में, वो अपनी बीवियों को इस तरह खुश कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं। तो ये एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और हमारी जो आने वाली मेहमान हैं उनके लिए ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ फातिमा अपने हाथों से तैयार करेंगी। शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर, और आज की हमारी मेहमान वो गेस्ट हैं जिनका हमें बेचैनी से इंतज़ार तो था ही, लेकिन आपको भी था। मेरे पूरे जो इंस्टा के डीएम्स हैं वो भरे हुए हैं तब से, जब से वो एक ड्रामा जिसको देखने के लिए लोग अपनी सालगिरहों के इवेंट, शादियों के इवेंट, दावतें सब मिस कर देते थे कि भाई ये ड्रामा ख़त्म होगा और फिर हम घर से निकलेंगे। सो उस ड्रामे की मोहब्बत, उसमें काम करने वाले लोगों की मोहब्बत ऐसी थी कि अब वो मोहब्बत थोड़ी सी पूरी होगी, क्योंकि आप मिलने वाले हैं अपनी मासूमा से। मासूमा यानी हरीम ने कितनी मेहनत से ये मुकाम पाया है जहां वो आज हैं। आइए देखते हैं एक पैकेज के थ्रू। हरीम फारूक पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा हैं, जिन्होंने थिएटर, फिल्म और टीवी में अपनी शानदार अदाकारी से नाज़रीन के दिल जीत लिए। ये लाइफ है मिडिल क्लास। किचन से बेडरूम, बेडरूम से किचन, किचन से बेडरूम, बेडरूम से किचन, किचन से बेडरूम, बेडरूम से किचन। 2012 में मशहूर थिएटर प्ले पौने 14 अगस्त और आंगन टेढ़ा से आपने अपने फनी कैरियर का आगाज किया। हरीम फारूक बड़े पर्दे पर भी जल्द आ गईं और फिल्म सियाह में मरकजी किरदार अदा किया। फिल्म में अदाकारी के बाद आपने टीवी का रुख किया और कई मशहूर ड्रामास का हिस्सा बनी, जिनमें मौसम, मेरे हमदम मेरे दोस्त, दूसरी बीवी, दियारे दिल, सरे राह और बिस्मिल शामिल हैं। रुक जाए ना। अरे नहीं रुक सकता, तुम्हें नहीं पता हंगामा हो जाएगा। उठा के बाहर फेंक देंगी मुझे। तो उनसे कहीं फेंक दे, मैं खजाना समझ के अपने घर पे रखूंगी। इसका भाई तो क्यों पागल करना चाहती है? अदाकारी के साथ साथ आपने बतौर फिल्म प्रोड्यूसर भी काम किया। बतौर फिल्म प्रोड्यूसर जानान, पर्ची और हीर मांझा जैसी मशहूर फिल्म्स प्रोड्यूस की। आज मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर बनी हैं शान सहूर की मेहमान। आइए वेलकम करते हैं बिस्मिल की मासूमा हरीम फारूक। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। और अब मिली हो तो बिस्मिल मुबारक। बहुत जबरदस्त भाई।
दिल चाहता है बार बार देखो ड्रामा। इतना मजा आता था कि मैं तो जैसे ड्रामा खत्म होता था ना तो कमिंग अप नेक्स्ट जो टीजर होता था वो भी जाके मैं देख रही होती थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। ओह पता है निदा, मैं थैंक यू सो मच, लेकिन मैं कह के ये नहीं थकती, ये वाकई रब का नाम है, ये उसने की है, वो उसकी जात है जिसने ये की है। आप लोगों का प्यार ड्रामा किसने नहीं देखा, यानी कि आदमी लोग कम देखते ना ड्रामा ख़वातीन की कंपैरेटिवली, लेकिन भाई आदमियों ने भी देखा और शुक्र है कुछ सबक हासिल किया। I wish कि मैं इसका क्रेडिट अकेले ले सकती, लेकिन I have to say this, it's not just me. From my director, मेरे co-actors, मेरा crew, the production house, यार इन लोगों का हर कोई नगीने की तरह फिट था। हर कैरेक्टर मतलब लाइक लोकेशंस, डायरेक्शन, हर चीज़, स्क्रिप्ट राइटिंग, हर चीज़ इतनी, पता जब ड्रामा हिट होता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपकी हर चीज़ परफेक्ट है, किसी एक वजह से हिट नहीं होता। और वो परफेक्शन जो है वो वहीं से आती है। Exactly, और सबने बहुत मेहनत की है, क्वाइट ऑनेस्टली, सब, कोई एक शख्स नहीं था वहाँ पे जो मेहनत नहीं। और बिस्मिल के बाद ना हरीम गायब हो गई कि अभी थोड़ा मैं ज़रा एंजॉय करूँ, उसके बाद मैं इंटरव्यू पे आऊँगी। हम कब से इसके पीछे पड़े हुए थे। मैं पता नहीं कोई कुछ है ये, अच्छा बस मैं गायब नहीं होती, मैं कहती हूँ कि हाँ ये मेरा काम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, बहुत प्यार मिल रहा है। अच्छा मैं अब अगला क्या कर रही हूँ, अगला क्या कर रही हूँ, तो मैं अगले काम की तैयारी में लग जाती हूँ। तो फिर वो तो मुझे बाहर निकल के लोगों से मिलके एहसास होता है, मैं कहती हूँ अच्छा इतना कुछ हो गया। लेकिन आइए तशरीफ रखिए भाई, बैठिए। मतलब मैं हैरान होती हूँ कि नेगेटिव कैरेक्टर जो है वो आसान नहीं होता करना, और वैसे भी परफॉर्मेंस का मार्जिन नेगेटिव कैरेक्टर में ज़्यादा होता है, लेकिन तुम्हारा बड़ा दिल गुर्दा है कि तुमने मेन लीड्स पॉजिटिव करते करते तुम नेगेटिव भी तुमने एक्सेप्ट किया और उसको इतने बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया कि मज़ा आ गया। वह अल्लाह निदा, मैं कहती हूँ देखिए मेरी बात सुने, मैं एक एक्टर हूँ, मुझे एक्टिंग मेरा शौक है, मेरा पैशन है। अब पॉजिटिव कैरेक्टर्स बहुत मज़े के होते हैं, बड़ा मज़ा आता है, उनमें प्यार भी बहुत मिलता है और बहुत लोगों को पसंद भी आते हैं। लेकिन कितनी दफ़ा मैं एक ही किस्म का कपड़े बदल के, रूप बदल के, लेकिन एक ही किस्म का कितनी दफ़ा कर लूँगी, फिर थोड़ा ऐसा बात तो थोड़ी सी तो बोर हो जाऊँगी ना। तो मैं, लेकिन जब तुम्हें ये कैरेक्टर ऑफर हुआ था, मैं इसीलिए इससे शुरू करी हूँ क्योंकि लोग जानना चाहते हैं ना ये बात, और बिस्मिल के ख़त्म होने के बाद ये बात कहीं हुई ही नहीं। तो इसलिए मैंने कहा शुरुआत ऐसे करूँ, अभी सब जाग रहे होंगे, सब देख रहे होंगे, कहेंगे हाँ ये सही करिए, निदा पूछ रही है। तो तुम्हें कन्विंस करना पड़ा बिस्मिल के इस कैरेक्टर के लिए, या तुमने जब सुनी कहानी और अपना कैरेक्टर सुना तो तुमने फ़ौरन छूटते हाँ कर दी? मैं तो फ़ौरन यूं हाँ की थी मैंने। वैसे अमूमन मैं अपना टाइम लेती हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लेती हूँ, लेकिन बिस्मिल की जब मुझे कॉल आई तो मैं आज तक हंसती हूँ क्योंकि अदील ने मुझे कहा, उसने कहा कैरेक्टर है, ग्रे कैरेक्टर है, बिल्कुल वो नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं, लेकिन ग्रे कैरेक्टर है। मैंने कहा ग्रे कैरेक्टर, मैंने कहा कास्ट कौन है? उसने कास्ट बताई, कास्ट फाइनल हो गई थी, कास्ट तब तक फाइनल हुई, सवेरा और नुमान एजाज, बिल्कुल, और सवेरा नदीम। उसने 3 नाम लिए, उसने कहा नुमान एजाज, सवेरा नदीम, मैंने कहा डायरेक्टर, उसने कहा एहसन तालिश, मैंने कहा कैरेक्टर ग्रे, फुल कैरेक्टर, उसने कहा लीड रोल है लेकिन ग्रे, मैंने कहा लीड में ग्रे कैरेक्टर मैंने बड़े अरसे से सुना नहीं है, बहुत अरसा हो गया, बहुत कम स्क्रिप्ट्स होती हैं ऐसी जो होती हैं, बहुत कम। तो मैंने कहा राइटर, उन्होंने कहा जंजबील। मैंने कहा मेरे पास कोई वजह नहीं आ रही, उस वक्त मैं सोचा, मैंने कहा कोई वजह नहीं आ रही, और एक होती है ना, आपको यूं अलाइनमेंट हो जाती है हर चीज़ की, क्या आप कहते हैं कि एहसन तालिश के साथ तुमने पहले कभी काम किया? नहीं, ये पहला प्रोजेक्ट था, एंड ही इज सच अ ब्रिलियंट डायरेक्टर कि तो तुम्हें मतलब तुमने उनका काम देखा, रिसर्च किया, तुम्हें पता था कि भाई वो अच्छा ही बनाएंगे? बिल्कुल उनका काम देखा, बिल्कुल उनका काम देखा, बहुत ज़्यादा नहीं देखा लेकिन बिल्कुल देखा, और आपको एक आइडिया हो जाता है कि यार मतलब ये ही हैज़ दैट आई, आँख है, प्रोड्यूसर भी हो तो तुम्हें पता चल जाता है, मतलब उनकी एक आँख है, एक नज़र आता है उनके काम में। तो मैंने क्या कहते हैं अदील ने, अच्छा मुझे लगता है कि अदील को लगा कि अच्छा शायद मैं अभी कहूँगी कि ये करो, वो स्क्रिप्ट भेजो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने कहा अदील लॉक करें? तो क्या लॉक करूँ? मैंने कहा हाँ लॉक करें। अच्छा ठीक है। वो भी उसने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट के बस एपिसोड्स भिजवा दें, मैं एक पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन जो आप मुझे प्रेमिस बता रहे हैं ना सारा, इसको लॉक करें। मैं आई विल डू इट हर हाल में। तो उसने कहा
मैं आपको अभी स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ। अच्छा, तुमने पहले कभी नुमान एजाज के साथ या सवेरा नदीम के साथ काम किया है, स्क्रीन शेयर की है पहले? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये वो एक्टर्स हैं कि जब मैंने एक्टिंग शुरू करने से पहले भी ऑब्वियसली इन्होंने इतना माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त काम किया हुआ है कि आप यू कैन नॉट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम अप्रिशिएटिंग देयर वर्क। तो फिर जब मैंने एक्टिंग क्योंकि शौक तो शुरू से था, तो मैं हमेशा देखती थी कि यार कमाल। फिर जब एक्टिंग थिएटर में शुरू की तो मैंने उस टाइम पे ना एक लिस्ट बना ली थी एक्टर्स की कि इंशाल्लाह एक्टर्स और डायरेक्टर्स की ना एक लिस्ट बनाते हैं ना कि मैंने कहा इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मर्जी हुई ना तो कभी ना कभी ज़िंदगी में मौका ज़रूर मिलेगा इनके साथ। तब अगर तुम गिनती हो थिएटर से लेकर अब तक कितने साल हो गए तुम्हें इंडस्ट्री में आए हुए? थिएटर से लेके अब तक गिनना मैंने जैसे गिना नहीं 2009 से हिसाब लगाएं तो 2009 से 10 तो तकरीबन 17 साल 17 साल हो गए। 17 नहीं सॉरी 15 साल, ऑलमोस्ट 15 ऑलमोस्ट 15 इयर्स। वाओ 2025 है ना ये। और मुझे अभी भी लगता है कि मुझे अभी 3-4 साल ही हुए हैं। मैं अपनी दिमाग में चल रही हूँ। हाँ, टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है जब आपको अच्छा काम मिले। अल्हम्दुलिल्लाह। हरीम देखो, लोगों को बहुत टाइम लगता है अपने कदम जमाने में, लेकिन तुमने माशाल्लाह बहुत जल्दी फिल्में भी मिलना शुरू हो गई, ड्रामे भी अच्छे मिले तुम्हें, अच्छे को एक्टर्स के साथ। वरना ख़ास तौर पे थिएटर से नापा से या कहीं से भी कोई लड़कियां आती हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है कदम जमाने में। तो अगर तुम शुरू की बात करो, तुमने कभी कोई सपोर्टिंग एक्टर किया या डायरेक्ट मेन लीड में ही आई थी? अरे मैंने जो अपना पहला थिएटर प्ले किया था वो मुझे मिला इसलिए था कि वो एक छोटा सा रोल था। पूरे 1.5 घंटे के प्ले में 20 मिनट का रोल था। वो जो लड़की परफॉर्म करी थी वो कहीं शी लेफ्ट द प्ले, वो नहीं कर सकी। अच्छा। तो ओबी ने, उस्मान खालिद, उसने मुझे कॉल की और उसने मुझे कहा कि यार वो एक प्ले कर रहा हूँ तो करोगी तुम, लड़की भाग गई है हमारी। मैंने कहा मेरी बात सुनो। मैंने कहा नहीं भागी ना तो मैं नहीं कर सकती। नहीं, तो फिर मैंने उसने कहा कि अच्छा ठीक है। तो मैंने उसको थोड़ी देर बाद कॉल की, मैंने कहा नहीं मैं आ रही हूँ, अच्छा मैं ऑडिशन कर दूंगी शो। अच्छा, तुम थिएटर वैसे करती थी उस वक्त? मैं स्कूल में बहुत थिएटर करती थी। स्कूल में करती थी तो तुम ये कैसे जानते थे? सब इस्लामाबाद में तुम लोग इकट्ठे रहते थे, उस्मान और सारे जितने भी तुम लोगों का फ्रेंड सर्कल है इस्लामाबाद के सब लोग? उस्मान बहुत ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड और बहुत पुराना साथ है हमारा। तो थिएटर से ही दोस्ती हुई थी? नॉट एज सच, मेरी उस्मान से थिएटर से नहीं, हमारे कॉमन दोस्त थे। अच्छा। जिनके थ्रू दोस्ती हुई, लेकिन थिएटर ऑब्वियसली हमेशा मेरा इंटरेस्ट था। और माशाल्लाह वो बहुत टैलेंटेड इंसान है और बहुत खूबसूरत फैमिली है उसकी। तो एक बिल्कुल फैमिली वाला हिसाब हो गई, दोस्ती होगी, वी कनेक्टेड। तो उस टाइम पे बल्कि एक्चुअली अभी मैं अपने एक पुराने दोस्त से, स्कूल के दोस्त है मेरा बहुत पुराना, उसके साथ थी और मुझे हम बात कर रहे थे। वो एक दफ़ा उस्मान जो है ना एक थिएटर प्ले डायरेक्ट कर रहा था और ये मेरा पहला प्ले करने से कोई 3 या 4 साल पहले की बात है। वो डायरेक्ट कर रहा था तो मैंने मेरा दोस्त उसने कहा कि यार उसने ऑडिशंस की कॉल दी है तो प्ले करते हैं, चलो शुगर लगेगा, करके आते हैं। अच्छा, मैं वैसे ही मज़े में ना कि हाँ चल चल यार करके आते हैं। तो माही मुंडा टाइप थी मैं? हाँ, ज़्यादा लड़कों से दोस्ती है? लड़कों से भी, लड़कियों से दोस्ती मुझे मज़ा आता है, आई लाइक पीपल अराउंड मी, लेकिन लड़कों से भी सही दोस्ती जिगरी लगती है मेरी। तो मैंने उसको मैंने कहा चलो ठीक है चलो। तो वहाँ पे गए तो उन्होंने मुझे भी दे दिया, स्क्रिप्ट दे दी। उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू ऑडिशन एज वेल। मैं कहा चलो ठीक है, इट विल बी फन, ऑडिशन करते हैं। तो मैंने ऑडिशन दिया और मुझे याद है मैं बहुत नर्वस थी, मुझे मतलब इतनी खुश नहीं थी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरी कि मैंने सेलेक्ट होना है वो कुछ, बस मुझे था कि हाँ चलो ठीक है, चलो लेट्स फॉर फन लेट्स डू दिस। वो जब ऑडिशन हुआ तो ओबी ने आई थिंक ही मैसेज्ड मी और ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि वी हैव ऑलरेडी कास्टेड, जो लड़कियां थी हमारी वो कास्ट हो गई हैं, लेकिन आई हैव गॉट यू इन माइंड। नहीं, इसने मुझे बहुत सालों बाद बताया था। इसने कहा तुम मेरे जहन में थी। तो तब फिर जब वो प्ले कर रहा था वो लड़की भागी, उसने मुझे कॉल की और उसने मुझे कहा कि क्योंकि मैं थिएटर तो उसका नहीं करती थी, उसने कहा कि ऑडिशन करो। मैंने किया ऑडिशन और द रेस्ट इज हिस्ट्री आफ्टर दैट, क्वाइट ऑनेस्टली। वो उसके बाद अगर चलता देखा जाए तो तुम उस्मान की वजह से इस फील्ड में आई। 100% देखा जाए ऐसे तो 100%। मुझे याद है एक तुम्हारी वो फिल्म थी स्याह,
जो देखने के लिए हम लोग सिनेमा गए थे, कराची में थी, वो कोई ड्रॉनी फिल्म थी, थोड़ी हॉरर मूवी थी, उसका डायरेक्टर कौन था? असफर जाफरी। असफर भाई थे और उन्होंने आगे पर्ची भी डायरेक्ट की, हीर मांझा भी, जानान भी डायरेक्ट की। हाँ। और जानान में तुम प्रोड्यूसर थी और तुम्हारे साथ इमरान को प्रोड्यूसर, वी वर टुगेदर पार्टनर्स थे। वो भी एक ऐसी स्टोरी है। हाँ। वो भी यही हुआ कि मैं जब मैंने थिएटर के बाद टीवी शुरू किया, तो टीवी शुरू करने के बाद मुझे याद है अभी मैंने पहला प्ले किया था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा बाजू टूट गया था। आय हाय। तो जब मेरा बाजू टूटा तो वो प्ले भी बीच में रुक गया। तो मैं ना वो कि बस मुझे काम करना है, रुकने वाली नहीं हूँ। मैंने कहती रुकना नहीं है, बस लगे रहो काम करते रहो। तो वो जब वो बाजू टूटा तो मुझे ऑब्वियसली 6 महीने के लिए रुकना पड़ा। उस दौरान इमरान मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसने आया, उसने मुझे कहा कि वो प्रोडक्शन करता था, स्याह उसकी मूवी थी। अच्छा। और ही वाज समबडी जो उस टाइम पे 2009 में कहता था कि मैं ना मूवीज़ बनाऊंगा, बहुत ज़बरदस्त बिजनेस भी है ये। तो सब हंसते थे। तो लेकिन उसने किया, उसने शुरू किया प्रोडक्शन शुरू किया। तो तुमने जब तुम्हारा हाथ टूटा हुआ था तब तुमने प्रोडक्शन की? वो तब शुरू की। तुमने कहा कि मैं अभी कैमरे के आगे तो नहीं आ सकती, फ्रैक्चर है, तो तुमने कहा कि मैं प्रोडक्शन में आ जाऊं? नहीं, उस टाइम पे उसने मुझे कहा, हम बैठे हुए थे इसी तरह, मैं टूटा हुआ बाजू लेके बैठी थे, आया हुआ था, तो उसने कहा कि तुम क्यों नहीं प्रोडक्शन क्यों नहीं करती हो, मेरे साथ पार्टनर अप कर लो। अच्छा, इससे पहले मैं थिएटर में एक जैसे मैंने ख्याल अपना दूसरा या तीसरा थिएटर प्ले प्रोड्यूस कर लिया था। अच्छा। मैं कहा जो थिएटर का प्रोड्यूसर होता है वो क्या होता है? वो पैसे लगाता है या वो पूरी अरेंजमेंट्स देखता है? उस लिहाज दोनों लिहाज से। पैसे भी इन्वेस्ट करते हैं? पैसे मेरे पास बिल्कुल नहीं थे उस वक्त। बिल्कुल कोई पैसे नहीं थे और मेरी शर्त ये थी कि मैंने अम्मा अब्बा से पैसे नहीं लेने। और मैंने अपना काम शुरू किया है तो अब मैंने अपने बलबूते पे करना है। तो उस टाइम पे होता था हम स्पॉन्सरशिप्स लेते थे। स्पॉन्सरशिप्स लेने खुद जाते थे, पूरी प्रेजेंटेशन बना के जिस तरह करते हैं लड़के लड़कियां। मुझे याद है और मैं स्टोरी अपने सारे जितने टीम के बच्चे होते हैं, खासतौर से नए नए आते हैं, उनको तो मैं ये सुनाती हूँ। मैं कहती हूँ यार देखो आप ग्रो करते हो। मैं अपनी पहली स्पॉन्सरशिप के लिए गई थी और मुझे याद है 10,000 हमें चाहिए, नहीं 20,000 की स्पॉन्सरशिप थी, 10 या 20,000 की। और आई वॉज सो नर्वस। मुझे अच्छा उस वक्त मुझे आइडिया नहीं था कि इतना मुश्किल होगा ये काम। मैं बड़े मज़े से चली गई, मैं वहाँ पे गई और मैंने कहा कि वो हम थिएटर प्ले करते हैं और मैं भी प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो हमें स्पॉन्सरशिप चाहिए, तो आप हमें स्पॉन्सरशिप दे दें। तो उन्होंने कहा कितने की स्पॉन्सरशिप चाहिए आपको? मैंने कहा 20,000 की है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा सॉरी, हम स्पॉन्सरशिप नहीं, वी डोंट स्पॉन्सर ना, हम इस तरह नहीं करते। मुझे पता नहीं क्योंकि पहली दफ़ा मैंने ना सुना था। मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा नहीं, और टप 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 मेरे। अच्छा वो नहीं होता कि आप रोक भी रहे होते हैं कि नहीं इट्स ओके, लेकिन वो आई वाज सो यंग कि बस वो निकल गया ना। तो उन्होंने तुम्हारे आंसू देख के भी नहीं दी? नहीं, उन्होंने दे दी। हुआ ये, उन्होंने एंड ही वाज सो काइंड। मैं आपको एक बात बताती हूँ। उन्होंने मुझे कहा अब, अच्छा मैंने कहा नहीं जी ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने देखा ये बेचारी बच्ची। मैं कहीं और से पता कर लूँगी, कोई मसला नहीं, थैंक यू वेरी मच। तो उसने कहा चले बैठे उन्होंने पानी पिलाया, चाय पिलाई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप, देन ही रोट मी अ चेक। उन्होंने मुझे ही सेड कि आई एम राइटिंग यू दिस चेक कि आपका कॉन्फिडेंस ना टूटे, आपका कॉन्फिडेंस ना खराब हो, हम करते नहीं है स्पॉन्सरशिप्स। दैट चेंज्ड मी। मेरे कहने उन्होंने कहा लेकिन बेटा अगर आप ये काम कर रही हो ना तो आपको थोड़ा तगड़ा होना पड़ेगा। मैंने कहा ये भी ठीक है। तगड़ा, हाँ बात तो ठीक कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन आपने ये नहीं समझना कि आपको ये चेक इसलिए मिला है कि यू ट्राइंग, मैंने आपको इसलिए दिया है कि आपका कॉन्फिडेंस आगे ना ख़राब हो। और उनकी जो ये काइंडनेस थी, उनकी जो ये अच्छाई थी, वो मेरे साथ आज तक चल रही है इस बात पे कि कोई नया आता है तो मैं कहती हूँ कि आओ ग्रो करते हैं साथ, लेकिन रोना नहीं। डोंट बी वीक, विल ग्रो टुगेदर, तगड़े हो जाओ। और रिजेक्शन को एम्ब्रेस रिजेक्शन। तो ये जो तुम सारे जैसे प्रोडक्शन करती हो, फिल्म प्रोडक्शन या ये सारी चीज़ें, तो इसी तरह को प्रोड्यूसर्स जो है उनको कन्विंस करते हो या अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करती हो? दोनों करती हो? दोनों। मुझे जब सॉरी मैं आपको बताई थी, इमरान जो है वो, उसने मुझे जब टूटा हुआ बाजू था तो उसने कहा प्रोडक्शन कर लो, व्हाई डोंट वी पार्टनर अप।
मैं कहा हाँ वाई डोंट आई स्टार्ट प्रोड्यूसिंग। क्या मैंने आगे ये मैंने करना है। पहले मेरा प्लान था कि चलो ठीक है ज़रा एक्टिंग 10-1 साल करके इस टाइम पे जाके मैं प्रोडक्शन शुरू करूँगी। मैंने कहा क्यों ना करूँ मैं, अभी वजह नहीं है मेरे पास कोई ना करने की। तो फिर भी स्टार्टेड। अच्छा वो बाद में जब काम शुरू हुआ, जानान का काम शुरू हुआ, तो जब शूट ख़त्म होने वाला था मैं कहा यार मैं नहीं कर सकती हूँ ये शूट ख़त्म होने वाला था तब ये हर शूट के आखिरी 10 दिन मेरी रट लगी होती है, मैं फर्नीचर शॉप खोलूँगी, मैं ये काम नहीं होता मेरे से फर्नीचर शॉप खोलोगी? वाई फर्नीचर शॉप? मैं का सुकून से बैठ के फर्नीचर डिज़ाइन करूँगी, बेचूंगी, महंगा बेचूंगी। तो तुम हर दफा अलग अलग चीजें सोचती हो कि अब मैं ये करूंगी, यही फर्नीचर शॉप का ही ख्वाब है तुम्हारा? हर दफा अलग अलग चीजें सोचती हूँ। पिछले प्रोजेक्ट में था कि मैं आम के खेत खोलूंगी, उससे पिछले में था कि जिगर छोड़ो यार, पता है हम पोल्ट्री फार्म खोल लेते हैं, कि बहुत मुश्किल काम है। अच्छा और फिर तुम दोबारा से प्रोडक्शन शुरू कर देती हो? कहना तुम्हें मज़ा आता है, लेकिन वाकई प्रोडक्शन आसान काम नहीं है जितना लग रहा होता है ना, कि हाँ भाई पैसा भी लगा रहे हो और आप मजदूर भी बने हुए हो। नहीं फुल टाइम आपने तो खुद किया, आपको तो आइडिया हो गया है कि वो बड़ा आपको। अच्छा एक वैसे मुझे ये भी है कि मुझे थोड़ा मज़ा भी आता है इस चीज़ में, टू बी ऑन द ग्राउंड और इकट्ठा करना सबको। नए लोग आते हैं, मुझे मज़ा इस चीज़ का आता है कि नए लोग आ रहे हैं, नए टैलेंट आ रहा है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल, आपको बहुत कुछ सीखने को मैं तो कहती हूँ मैं अभी तक एक्टिंग भी सीख रही हूँ, मैं प्रोडक्शन भी सीख रही हूँ, और मैं अब कोई नया काम भी सीखना चाहती हूँ, लेकिन ये दो काम देखो पता है क्या, ये तुमने इतनी अक्लमंदी की उस वक्त तुम प्रोडक्शन में चली गई। तुम ज़्यादातर एक्टिंग जो करती हो वो तुम अच्छे प्रोजेक्ट्स ही चुनती हो, हर वक्त हरीम नज़र नहीं आ रही होती हर ड्रामे में। अगर शायद तुम एक्टिंग कर रही होती थी तो तुम भी औरों की तरह एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कर रही होती। अच्छा एक टाइम था जब बिल्कुल मैंने टीवी शुरू किया था ना, तो मुझे याद है मैं एक टाइम पे 3 सेट्स पे थी। मैं इतना काम मैंने उठा लिया था कि हाँ ठीक है, क्योंकि मेरा बाजू टूटा, वो 6 महीने की ब्रेक आई। मैं कहने काम करना और तुम वर्कहॉलिक भी हो, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी पर्सनालिटी है ना, तुम्हें काम करने आसान नहीं है कि हीरोइन जो है वो प्रोडक्शन करे। वो हंसते भी हैं मैं कभी कहती हूँ कि यार मैं ना किसी दिन, मुझे ना अल्लाह माफ़ करे, मुझे ना किसी दिन स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर ना हो जाए। यहाँ पे मैं आके डायलॉग्स बोल रही होती हूँ रोमांटिक वाले, अब पीछे जाके मैं कह रही होती हूँ बेटा वो एक्टर किधर पहुँचे हैं ये क्या हुआ है, सेट में कितना टाइम है। इनिशियली बहुत मुश्किल था क्वाइट ऑनेस्टली, एंड थैंक गॉड इमरान वाज विद मी, बट आहिस्ता करते अब मुझे इतनी आदत हो गई है ना, अब मुझे आसान लगता है काम, क्वाइट ऑनेस्ट, प्रोडक्शन करना, दोनों काम एक साथ करना, एक्टिंग और प्रोडक्शन एक साथ करना, और थोड़ा सा ना मुझे ज़रा मज़ा भी, चस भी आ गई है। चलो ज़रा साथ। अभी तक कितनी फिल्में प्रोड्यूस कर चुकी हो तुम? प्रोडक्शन वाइज मेरी हो गई हैं ऑलमोस्ट 4 मूवीज़, चौथी अभी आनी है अभी। वेरी गुड। वो बिल्कुल, वो मैंने कहा कि बस ठीक है, अब बिल्कुल अकेले एक चीज़ बना के देखते हैं कि किस तरह बनती है, और लव्ड इट। बहुत हिम्मत की बात है फिल्म्स बनाना, क्योंकि जो अब यहाँ के हालात हो गए ना, हम लोग शौक की वजह से ही फिल्में बना रहे होते हैं। सही हो, क्योंकि हमें फिल्म इंडस्ट्री से प्यार है और हम इसे मरने नहीं देना चाहते, इसीलिए अपने ही पैसे लगा के इधर उधर से इससे मांग के उससे अच्छा चले फिल्म बनाते हैं ना, हम मरने नहीं देना चाहते, तो इसीलिए तो चंद ही लोग हैं जो फिल्में बना रहे हैं। लेकिन ठीक है, मैं कहती हूँ देखें, मैं ये बात करती हूँ, ड्रामा हो, टीवी हो, थिएटर हो, ऐसा नहीं होता कि आपका हर दफ़ा हर चीज़ को बहुत ज़बरदस्त बन रही हो। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने, मैंने बिस्मिल के अलावा और भी बहुत प्रोजेक्ट्स किए हैं, और उनको भी बहुत शोहरत मिली है। दियारे दिल मुझे याद है जिस टाइम पे दियारे दिल आया था तो हर कोई अर्जुमंद कहता था मुझे, लेकिन काम करते रहें। ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंट रहें, आप लगे रहें, छोड़ना। अच्छा, अब जैसे बिस्मिल करके तुम मतलब फ्री हुई और वो हिट, सुपर डुपर हिट हुआ, और तुम बाजार निकली या एयरपोर्ट गई, तो फिर क्या हुआ? क्या कोई बैकलैश मिला कि क्या, मतलब होता है ना लोग बड़े जज्बाती हो जाते हैं, गुस्से से देखते हैं। मुझे जब ये शुरू हुआ ना, तो मुझे बहुत लोगों ने पूछा, इनफैक्ट 1-2 इंटरव्यूज़ किए तो दे आस्क्ड मी, दे लाइक हाउ आर यू डीलिंग विद द हेट, आप जो आपको नफरत मिल रही है उससे आप किस तरह डील कर रही हैं। मैं कहा ये आप मुझे बता रहे हैं मुझे अभी तक नफरत नहीं मिली है। मैं बाहर जाती हूँ,
बड़े दिल से मिलते हैं। और मतलब एक लाइन है जो मैं कल ही इवेंट पे थी, उधर मुझे एक खातून ने बोला कि नहीं, वी लव टू हेट यू, दैट इज़ हाउ मच वी लव यू। तो मैंने कहा कि अच्छा कि लाइन बड़ी प्यारी है, हाँ, लव टू हेट यू कह रही हूँ। और वो इतने दिल से मिलते हैं लोग, हाँ। इतने प्यार से मिलते हैं। मैं हैरान हूँ। मैं पहली दफ़ा जब मैं निकली तो मासूमा के नाम से जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा कि मुझे कहीं मार ही ना दें अभी, कुछ हो तो नहीं जाएगा। पता चला वो उतने ही दिल से मिलते हैं, उतने ही प्यार से मिलते हैं। तो मैंने कहा कि यार नहीं, आई थिंक वो वक्त चला गया है जब लोग जो है ना कहते थे कि ये शख्स है। आपको इतना सोशल मीडिया आ गया, इतना कंटेंट है, आपकी आवाम हर किस्म का कंटेंट देख रही है। अब उनको समझ आ गया कि एक्टिंग एक प्रोफेशन है, ये एक्टिंग करते हैं और असल में ऐसे नहीं होते हैं। ऑब्वियसली कहीं दिल में कहीं होता है आपको। हम भी जब देख रहे होते हैं बहुत अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं तो आप कहते हैं कि यार, जैसा मुझे याद है अमरीश पुरी, ही वाज सच अ गुड विलन। ओहो, और कब कितने अरसे मतलब उनकी खला कोई पुर करने काफी अरसे तक कोई नहीं कर पाया था। अब हर फिल्म में अमरीश पुरी होते थे। अब जाके कई बहुत सारे ऐसे एक्टर्स आए हैं, लेकिन हमें बचपन में यही लगता था कि ओ माय गॉड स्कैरी, यार ऐसे ही होंगे। लेकिन आप उनके इंटरव्यूज सुने और लेकिन आपको प्यार भी होता है उनसे। आप डिनाई नहीं कर सकते। यार देखो ना, हीरो और विलन, उसके बगैर तो कोई कहानी बन ही नहीं सकती ना। ये दो बहुत पिवटल रोल्स होते हैं जिनकी बुनियाद पर कहानी सुनाई जाती है। और विलन बड़ा होता है तो हीरो बड़ा होता है। एग्जैक्टली। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर बहुत सारी बातें। हरीम हमें मिली है इतने दिनों बाद तो निचोड़ देंगे, बिल्कुल हो जाए फिर। शाने सहूर, वेलकम बैक। हमारे पास आज हरीम फारूक हैं और हम बड़ी मज़े की बातें कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बिस्मिल के बारे में बात की कि बिस्मिल के बाद क्या फीडबैक मिला। वो चीज़ें कंप्लीट हो गई थी कि आप, वो बातें कंप्लीट हो गई थी ना हमारी, कोई रह तो नहीं गई थी ना वो प्यार और हेट वाली। हेट बहुत रो के मिलते हैं लोग। हाँ मैंने कहा अल्लाह, रो के मिलते हैं। हाँ, मैं आपको बता रही हूँ। अभी आप यूके गई थी, मैं देख रही थी आपके उस पे पेज पे, यूके गई थी और वहाँ लिपट रही थी सारी खवातीन आपसे। आपको बता नहीं सकती हूँ निदा, प्यार से, बहुत प्यार से मिलते हैं। ऑब्वियसली वो बात भी ऐसे करते हैं जैसे कल उधर क्या कहते हैं, वो ये गले लगा लेते कहते हैं आपको नहीं पता, आपने जो रोल कर दिए हैं ना, दिल चाहता है कि मतलब मासूमा को हम लेकिन बहुत मजे का किया। मैं हैरान होती हूँ, परेशान होती हूँ। ऑब्वियसली जब कर रही थी, शुरू किया था जब परफॉर्म कर रही थी, तब थोड़ी सी वो थी कि शक था कि पता नहीं क्या होगा, घर में क्या कहेंगी, अम्मी क्या कहेंगी, अम्मी घर में देखेंगे, फैमिली देखेगी तो। बिल्कुल। अच्छा, अम्मी ना जो मेरे रोने धोने वाले होते हैं ना, जिसमें मैं रो रही होती हूँ, कैरेक्टर होता है, तो वो तो अम्मी देखती नहीं। वो ड्रामा शुरू करती हूँ, बीच में रोक देती, कहती नहीं तुम रो रही हो, मैं नहीं देख सकती, मत किया करो ऐसे कैरेक्टर्स। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा मासूमा पे खुश हो जाएंगी। ये तो उनको कैसा लगा है? वो देखती है, खुश होती है, बीच बीच में से देखती है, फिर कहती भी है कि वो ज़्यादा नहीं देखा जा रहा मुझसे, ये तुम मुझे लग नहीं रही हो तुम। लेकिन वो बड़ी खुश भी होती है, मुझसे देखती है, फिर कभी पूछती भी है, कहती है कि अच्छा वाह, गुड गुड गुड। तो मुझे बताया, तुम्हारे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर हैं ना? डॉक्टर। और बेटी जो है वो बिल्कुल अलग फील्ड में चली। तो कुछ थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा फील किया था ये कि जब तुम कुछ अलग फील्ड चूज कर रही थी, या इतना नहीं फील किया? मैं इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, मैं जितना शुक्र करूँ ना मेरे लिए कम है। मेरे माँ बाप मेरी सबसे बड़ी नेमत हैं। उन्होंने मैंने जब कहा कि मैंने एक्टिंग करनी है तो मैं करने लगी हूँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है करो बेटा, बिल्कुल करो, डिग्री कंप्लीट करना। मैं कहा नहीं, डिग्री नहीं कंप्लीट करूँगी। डिग्री में मैं एक्टर बनने जा रही हूँ, डिग्री क्या होती है? बल्कि यहाँ तक कि अब्बू ने मुझे ये भी कहा कि तुम बाहर जाके एक्टिंग पढ़ लो और फिर कर लेना एक्टिंग। तो हमारी फैमिली में ना एजुकेशन पे बहुत जोर है। क्या खुद डॉक्टर्स हैं यार, मतलब लाइक वो होता है ना, और ख़ास तौर पे ख़वातीन पे। मतलब मेरे दादा ने मेरे ख़ानदान की औरतों को पढ़ाया है, नॉट जस्ट हमारी अपनी फैमिली में। वो एजुकेशन पे जोर रखते थे कि औरतों का ख़ास तौर पे पढ़े लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो अब्बू ने तो जब उनकी बेटी ने जब ये फरमाया कि नहीं 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 एजुकेशन इट्स ओके, अब्बू ने कहा आई जस्ट हैव वन कंडीशन, डिग्री कर लो
जो तुमने करना है उसके बाद करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। हाँ। मैं कहा अच्छा ठीक है, डिग्री चाहिए, मैंने भी लूप होल निकाल लिया। मैंने कहा डिग्री चाहिए, उन्होंने कहा हाँ। मैं कहा डन है, प्राइवेट कर दूँगी। की तुमने प्राइवेट? मैंने की। किस चीज़ में? मैंने अपना बैचलर्स किया सोशियोलॉजी और जर्नलिज्म में। तो अच्छा अब्बू भी बैठे, मुझे याद है, अब्बू भी गए। अब्बू ने कहा ठीक है बेटा करो, तुम प्राइवेट करियो ना, करके दिखाओ तुम मुझे ये। मैं भी देखता हूँ। उन्होंने कहा अगर तुम्हारी अच्छी ना हुई ना, तुम पास ना हुई ना, तो अच्छे ग्रेड्स ना आए, यू आर नॉट गोइंग टू गो। मैं कहा ठीक है डन, देखते हैं, मैं भी आपकी बेटी हूँ। मैंने किया। और अच्छा मेरा पूरा साल मैंने नहीं पढ़ा। पूरा साल नहीं पढ़ा। मेरी ना तैयारी करने का तरीका कुछ डिफरेंट है। अच्छा। आखिरी 3 महीने ना मैंने कहा हाँ धड़ा मैंने कहा ठीक है सही है। हुआ, फर्स्ट डिवीजन आई, जिस दिन रिजल्ट आना था उस दिन फर्स्ट डिवीजन आई। अब्बू का भी ऐसे ही मुंह खुला हुआ था। अब्बू भी ये बैठे गए रे चांद गुड, ये आपने कैसे किया? मैंने कहा ना आपकी बेटी। तो उन्होंने कहा कि कोई आपने कोई चीटिंग में गए? मैं एक आई स्वेयर मैंने किसी को भी नहीं। तो एक अच्छा ठीक है ओके, आपने अपनी डील रखी है, आप अब जो करना है आपने करो, जो दिल है करो। तुम उस वक्त तुमने एक्टिंग शुरू नहीं की थी? पहले तुमने डिग्री कंप्लीट की है और फिर एक्टिंग में गई हो, या साथ साथ एक्टिंग भी करी थी और प्राइवेटली पढ़ाई भी करी? सो बेसिकली मेरा एक्टिंग में आना ही बहुत ड्रामेटिक था, क्योंकि मैं उस टाइम पे लॉ पढ़ रही थी। मैं लॉ ही पढ़ी थी और मैंने इसलिए इतना ड्रामेटिक हो गया। मैंने कहा मैं लॉ छोड़ रही हूँ, अभी 6 महीने हुए थे। मैंने कहा मैं छोड़ रही हूँ और मैं सीधा एक्टिंग में जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं डिग्री के साथ जाओगी। तो वाइल आई वाज डूइंग माय डिग्री आई वाज आल्सो डूइंग थिएटर एट दैट टाइम। साथ इस्लामाबाद में करी थी उस वक्त, लेकिन साथ करी थी दोनों। लेकिन देखो तुम्हारा थिएटर आपको ना एक पक्का एक्टर भी बना देता है। थिएटर से आप कितना कुछ सीख जाते हैं। थिएटर तो आपको बेस है। अच्छा मैं इतनी थी नहीं वर्कaholic कभी भी। मेरे से सुस्त इंसान कोई नहीं पैदा हुआ। मैं मुकाबला कर सकती हूँ सुस्ती के। मेरा वो वाला सिस्टम है। मतलब वो ये वाला होता था कि ये पड़ा है ना, ये मेरा कप, ये पड़ा है मेरा कप, मेरी बहन वहाँ बैठी है। मैं कहती थी मैं ना जरा ये कप तो पकड़ा दो। क्योंकि मेरे बहुत पुराने लोग भी मिलते हैं तो वो कहते हैं हम हैरान होते हैं कि तुम माशाल्लाह हाउ डिड यू डू दिस। स्कूल में भी बस मैं ये होती थी कि यार चलो शुगर लगाते हैं। मेरा देखिए मकसद होता था कि ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए, आ जाएंगे कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब मैं इतनी टेंशन पर थोड़ी ज़िंदगी गुजार सकती, तो थोड़ा शुगर लगाते हैं, एंजॉय करते हैं। मतलब मेरे टीचर्स तक जो है ना वो भी हंसती थी कि हरीम खुदा के वास्ते। मैं कहती थी हाँ ठीक है हो जाएगा। तो तुम्हें क्या थिएटर ने मेहनती बनाया, वर्कaholic बनाया? थिएटर ने मुझे, जब मैंने असल में थिएटर से पहले भी बात ये थी कि मैं अपने माँ बाप से इजाज़त लेके निकली थी। अगर मेरे माँ बाप ने मेरे पे इतना भरोसा किया और मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि ठीक है ओके, मतलब मैंने आई रिमेंबर मैंने अब्बू को कहा था, मैंने कहा अब्बू मैं हल्की नहीं वापस आऊँगी। मैं आई विल मेक यू प्राउड। और मेरे पे जिम्मेदारी है मेरे माँ बाप की, एक वो है उनका ट्रस्ट, उनका मान है। तो मैंने कहा कि नहीं जो मर्जी हो जाए, आपको और अम्मी को मैं आई वांट टू मेक यू प्राउड। तो इवन अगर मैं एक्टिंग भी कर रही हूँ तो फिक्र ना करें, आपकी तरबियत बहुत पक्की है। हरीम ये तुम्हारे इस एक्टिंग करियर के कितने सालों बाद ऐसा हुआ कि कभी तुमने अपने अम्मा अब्बा की आंखों में एक प्राउड मोमेंट होता है जो वो देखा हो? मेरे ऑलमोस्ट कोई 8-1 साल बाद। अच्छा 8-1 साल बाद हम मेरे कज़न की शादी थी और मुझे याद है मैं अब्बू थे नहीं तो वो एक ही इवेंट पे आए थे। अच्छा। तो अम्मी और अब्बू साथ थे, तो मैं इस तरह अब्बू के साथ ना मैं बाहर पार्किंग में खड़ी थी। मैंने कहा कि अच्छा चलें अंदर चलते हैं हम। कवाली नाइट थी। अच्छा। वो कवाली नाइट पे मैं एंटर हुई हूँ और मतलब मुझे ये वक्त नहीं मिला कि मैं अम्मी अब्बू के साथ खड़ी हो सकूं। और मतलब वो इस तरह था कि बीच में मैं अम्मी अब्बू का हाथ पकड़ा था, वैसी कोई बात हुई थी तो वो अम्मी अब्बू इधर को उनको साइड पे हो गया था, लोग की तस्वीर। तो मैं परेशान हो रही थी कि मैंने कहा नहीं अम्मी अब्बू मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसे कि हाँ तस्वीर। तो मैंने कहा मैंने कहा अब्बू अम्मी। इतनी देर में मैंने देखा तो दोनों साथ खड़े हुए थे और जो आप इस लुक की बात कर रही है ना, दे हैड दैट लुक इन देयर आईज।
हाँ, अच्छा मुझे ऐसा लगा बस मैंने उसके बाद काम ही नहीं करना बस यही चाहिए था जिंदगी में बस। अल्लाह। और वो सॉरी और तुम टीवी वगैरह में आ चुकी थी? टीवी वगैरह में आ चुकी थी। ये एग्जैक्टली 10 साल बाद की बात है। 2009 में शुरू किया, 2019 की बात है। तो जिस तरह से वो देख रहे थे, ओफ, मैंने कहा उस वक्त मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा यार सिर्फ इस आई ओनली वर्क फॉर दिस लुक, बस मुझे अपने माँ बाप की आंखों में ना बस ये लुक चाहिए, इसके अलावा मैं किसी चीज़ के लिए नहीं काम करती। मुझे एहसास हुआ उस दिन, ना मेरे लिए पैसा मैटर करता है, ना शोहरत मैटर करती है, ना लोग मैटर करते हैं। ये जो मेरे माँ बाप जिस नज़र से मुझे देख रहे हैं ना, बस मुझे सिर्फ ये चाहिए था और कुछ भी नहीं। वाह। और फिर मेरा ख्याल है उसके बाद मैं लेज़ी हो गई मैं कहा ठीक है बस ये चाहिए। लेज़ी हो गई और फिर बिस्मिल आ गया। फिर मैंने कहा कि फिर मुझे और भी वो हुआ, मैंने कहा कि यू नो आई एम सो हैप्पी कि यू गाइज आर प्राउड। तो अच्छा, अब इससे भी बड़े बड़े काम करने हैं। अब अगले 10 साल बाद मुझे वो लुक देखनी है और वो और ज़्यादा चाहिए मुझे इंशाल्लाह आपकी आंखों में। अच्छा, तुमने कभी शिफ्ट होने का नहीं सोचा? कराची शिफ्ट हो, जो बहुत सारे एक्टर्स हैं जो शिफ्ट भी हो गए हैं, तो तुमने ये नहीं सोचा कभी? मैं हुई थी, मैं कराची शिफ्ट अच्छा, बीच में हुई थी? मैं बिल्कुल कराची शिफ्ट हुई थी जब मैं थिएटर कर रही थी। 2 साल मैंने इस्लामाबाद में थिएटर किया, ऑलमोस्ट 1.5 साल, और फिर कराची आ गए थे। शुरू के दिनों की बात? शुरू के दिनों में। अच्छा। फिर कराची आ गए थे। ओके। तो मैं कराची में टीवी करते तक भी मैं कोई ऑलमोस्ट 4-5 साल कराची में रही हूँ। अच्छा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे मुझे लगा कि पता है क्या, मुझे घर जाना है, मुझे आई हैव टू गो। मेरे माँ बाप उधर है, मेरा सपोर्ट, मेरे दोस्त उधर हैं, मेरा घर उधर है। तो चलो घर वापस चलते हैं। मुझे कराची शहर ने बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत पसंद है। और क्योंकि इतनी बिजी लाइफ है ना, आप टक 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 कर रहे हैं। और जो सबसे मज़े की बात है, सब मेहनती। कोई आपको एक शख्स कराची में नहीं मिलता जो मेहनत नहीं कर रहा होता। तो आपका भी जज्बा थोड़ा होता है ना, वो चलो ठीक है सही है, हमने भी उतना काम करना है। बट आई थिंक वो एक टाइम था कि मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि ये काम, देखें, काम नसीब से आता है, अल्लाह ताला की तरफ से आता है। मैं किसी को काम दे सकती हूँ, ना मैं किसी शख्स से काम ले सकती हूँ। मैं नहीं ले सकती। तो मैंने कहा तो फिर मैं क्या, अगर मैं कराची से चली भी जाती हूँ, मैं इस्लामाबाद में, मोस्टली कराची में काम होता है, मैं इस्लामाबाद चली जाती हूँ, मेरे नसीब का होगा तो वो आएगा, तो आ जाऊंगी मैं करने के लिए। वो मिल जाएगा, पहुंच जाऊंगी मैं। तो मैंने कहा फिर मैं क्यों अपने घर वालों से क्यों दूर हूँ। काम के बाद अम्मा अब्बा के पास तो जाके बैठूं ना। उधर वापस में जाती थी, खाली घर होता था, यार मज़ा नहीं आता। अच्छा पता है, उससे ना मेरी प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही थी। मेरी क्रिएटिविटी, मेरी प्रोडक्टिविटी, मैंने थोड़े से बाद रियलाइज़ किया कि मैं बहुत अजीब यूँ सी होती जा रही थी। मैं कहा ये क्या हो रहा है मैं कहा चलें घर जाने का टाइम आ गया। ओए। अच्छा, कभी तुम्हें मौका मिलता है इस बिजी लाइफ के बाद, तो तुम कभी अपने जो फॉलोअर्स हैं, इंस्टा के फैंस हैं, उनके तुम कभी कोई डीएम्स वगैरह पढ़ती हो? कभी मुझे मौका मिलता है, मैं लाजमी पढ़ती हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है। और कभी जवाब देती हो? कभी देती हूँ, बिल्कुल देती हूँ। चलो आज वही करना है तुमने। अच्छा। आज हाँ, तुम्हारे कुछ इंस्टा के डीएम्स हैं। ओके। तुम्हारी पिक्चर्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं, वो तुम एक एक करके निकालो और हम स्क्रीन पे भी वही दिखाएंगे और फिर जवाब। पहला सवाल है, नीड माई एवरीथिंग, कह रही है हमेशा की तरह लुकिंग ब्यूटीफुल। ये बातें ये बताएं कि आप फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर्स अपने प्रोड्यूसर्स को कितना तंग करते हैं। नहीं, आपने लिखा है या आप लोगों ने पूछा है ये? किसने लिखा है? एक्टर्स अपने प्रोड्यूसर्स को कितना तंग करते हैं? करते भी हैं और नहीं भी करते हैं, दोनों हैं। कुछ लोग हैं जो करते हैं और कुछ लोग हैं जो, देखें, हर इंडस्ट्री में हर किस्म के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको आदत होती है तंग करने की, वो करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको कोई आदत नहीं होती, वो मेहनत करना है। तुम्हारा पाला पड़ा है कभी ऐसे लोगों से एज प्रोड्यूसर? मेरा बिल्कुल पाला पड़ा है, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। नहीं, मैं पूछूंगी भी नहीं, बहुत बुरी बात हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा पाला पड़ा है तो उसके बाद तुमने एज एन एक्टर क्या सीखा खुद? मैं कहा नहीं, कोई अच्छा, आपका अपना वर्क एथिक बेहतर होता जाता है अगर आप सीखने वाला इंसान हो। तो आपका अपना वर्क एथिक बेहतर होता जाता है कि अच्छा ठीक है, या ये मैंने नहीं करना, ये मैंने नहीं करना, ये मैं किसी के साथ नहीं मुझे अगर इतना बुरा लगा है, मेरे साथ इतना मुझे फील हुआ है इतना, तो अगर मैं किसी के साथ ही करूँगी तो क्या उसको क्यों मैं तंग करूँ? तो प्रोड्यूसर बन के तुम्हें ऐसा लगता है एज एन एक्ट्रेस
आप ज़्यादा ग्राउंडेड हो जाते हैं, आप ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो जाते हैं? अच्छा, मैंने कभी इस तरह से मैंने सोचा नहीं, क्वाइट ऑनेस्टली इस तरह मुझे ख्याल नहीं आया, क्योंकि मेरा ख्याल है मैं वही साथ साथ हाँ, एक चीज़ जो मेरे में चेंज हुई क्वाइट ऑनेस्टली, क्योंकि जब आप एक्टर होते हैं तो आप सिर्फ आपका जो ताल्लुक होता है वो डायरेक्टर से होता है या प्रोड्यूसर से होता है या को एक्टर से होता है या मेकअप आर्टिस्ट से हो जाता है। जो क्रू होता है पीछे, उसका आपको आइडिया नहीं होता कि वो कितनी मेहनत कर रहा है और वो कितने दिनों से लगे हुए हैं और कौन कौन कितने घंटों खड़ा क्या कर रहा है। वो आपको तभी पता चलता है जब आप खुद कैमरे के पीछे जाते हैं। ये मेरे में शिफ्ट आया था, ये बहुत मेजर शिफ्ट आया था कि मैंने कहा कि नहीं यार, क्रू के बगैर कोई काम नहीं होता है। ये लोग जो दिन रात खड़े होते हैं, ठीक है शक्ल सामने एक्टर की आ रही है, बहुत की रोल होता है एक्टर का, उसके अलावा उसके बगैर काम नहीं हो सकता, लेकिन इनके बगैर भी नहीं हो सकता। तुम्हारी दिल में इज्जत ज़्यादा बढ़ गई है? बहुत बहुत। आई रिस्पेक्ट देम, आई ट्रीट माई क्रू विद ऑल द रिस्पेक्ट दैट आई कैन। मैं डांट के भी रखती हूँ, लेकिन रिस्पेक्ट। तुम्हें क्या लगता है एज प्रोड्यूसर कि जो फीमेल एक्ट्रेसेस हैं या जो मेल एक्टर हैं, दोनों में से ज़्यादा कंपैरेटिवली तंग ज़्यादा कौन करता है? मुझे लगता है जेंडर का लेना देना नहीं है इससे। अच्छा, आई थिंक अब आपके अपने इखलाक का या आपकी अपनी नीयत का या और एटलीस्ट जो बहुत सारे लोग ना, मैं ऐसे भी देखती हूँ जो ना बिटर हो चुके होते हैं। उनको बहुत बुरी ट्रीटमेंट मिली होती है, तो फिर जब उनको मौका मिलता है तो वो कहते हैं बेटा वो बदला ले। हम भी तो तुम आप कॉन्शियसली कास्ट करती हो? तुम ये थोड़ा देख के कास्ट करती हो कि भाई ये तंग करने वाले? मार्केट से भी तो बंदा पूछता ना एक दूसरे से, ये तंग करने वाली या वाला तो नहीं है? 100% कॉन्शियसली करती हूँ, और कभी कभी मैं थोड़ा गैम्बल भी करती हूँ। अच्छा, थोड़ा गैम्बल भी करती हूँ। मैं कहती हूँ कि यार यहाँ पे ना ये कास्टिंग में बिल्कुल परफेक्ट फिट हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि कभी कभार देखो कुछ लोग जो है दूसरों को तंग किया होता है, आपके साथ वो गंदा एक्सपीरियंस नहीं होता, ऐसा भी या कभी कभार ये भी होता है कि आपके साथ गंदा एक्सपीरियंस हुआ है, दूसरे के साथ नहीं हुआ, सो ये भी वैरी करता है। बिल्कुल 100%। तो मैं कहती हूँ कि आई थिंक इट्स अ टू वे रिलेशनशिप। ऐसा नहीं हो सकता कि एक शख्स सिर्फ तंग किया जा रहा है और आगे से कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं। प्रोडक्शन के भी बहुत फॉल्ट्स होते हैं। ये भी मैंने सीखा कि नहीं यार, अच्छा ये मैंने अपनी प्रोडक्शन में नहीं करना, क्योंकि इसकी वजह से भी अब ऐसा तो नहीं कि मैं निदा को बार बार पोक करती रही, निदा नहीं जी कुछ नहीं। कहीं तो निदा गुस्से में आएंगे ना, फटेंगी, बिल्कुल फटेंगी। सेम गोज फॉर द अदर पर्सन। अगर एक्टर भी बार बार करता रहे, पोक करता रहे, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन भी तंग आती है। और क्या, आई थिंक एक ना हमें ट्रेनिंग स्कूल्स चाहिए, हमें ग्रूमिंग स्कूल्स चाहिए। इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आई मीन ओवर द ईयर्स 14 साल मुझे हो गए और मैं देख रही हूँ इट हैज़ ग्रोन। तो अब इट्स टाइम कि अब हम ग्रूम करना शुरू करें। बहुत ज़रूरी। हम खुद भी ग्रूम हो, हम सबको ग्रूम करें। हमें एटलीस्ट आई फील कि हर इंस्टीट्यूशन में हमें ग्रूमिंग की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तस्वीर। उफ, ब्राइडल मेकओवर्स में बहुत प्यारी लगती हैं आप। जब आप रियल में ब्राइड बनेगी तब कुछ सोचा है कि क्या लुक रखेंगी? वाह, क्या सवाल किया है। आजकल मेरी शादी के सही सवाल आगे पीछे हो रहे हैं। मुझे लग रहा है हो ना जाए कहीं, पता है। यू नेवर नो। मुझे लग रहा है ARY में कुछ है फाद मुस्तफ़ा के जो शो पे जाके हो जाती है, मेरे शो पे आती हैं लड़कियां तो रिश्ते आ जाते हैं, कुछ है यहाँ का एक माहौल फैमिली वाला। हाँ, अच्छा 2 लोगों का तो मुझे कंफर्म पता है, एक फाद मुस्तफ़ा और एक उस्मान खालिद भट्ट के साथ काम कर। नहीं उस्मान मुख्तार, ये भी 2 जो उस्मान मुख्तार, सॉरी, उस्मान खालिद हो जाती हैं। मैंने कहा मैंने दोनों के साथ काम किया। मेरे में सही कुछ है ना। लिफ्ट नहीं हो रहा जो भी लगा हुआ है। तुम्हारे अब्बू अम्मी पीछे नहीं पड़ते? पीछे नहीं बढ़ते। उन्होंने कहा लड़कों की तस्वीरें नहीं तुम्हें व्हाट्सएप पे भेज रहे होते, ये देखो कितना ये वहाँ पे सेटल्ड है, फलाना है, ऐसा नहीं? मैं आपको एक बात बता दूं, और मैंने अपने अब्बू को ये बोला, ठीक है, और मैंने अपनी अम्मी को भी बोला। मैंने कहा वैसे तो आप लोग मुझसे बहुत सवाल करते हैं, ठीक है, कि तुम कब, अच्छा हर साल एक मरतबा ये सवाल होता है कि बेटा शादी का क्या प्लान है। ये हो रहा है, ये पिछले 15 साल से हो रहा है। ठीक है, शादी का क्या प्लान है? नहीं 15 साल से नहीं, एक्चुअली थोड़े अरसे से हो रहा है। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं इंशाल्लाह जब मेरा दिल होगा आई विल डू इट, ठीक है। अच्छा पहले ये जवाब होता था, फिर दूसरा जवाब हो गया अच्छा जब कोई मिलेगा तो मैं कर लूँगी। ठीक है, अब जब कोई रिश्ता है
अच्छा कोई रिश्ता, मैंने कहा आप लोग ही ढूंढ दें, आप लोग को आ रहे रिश्ते आते, मुझे यस करा दे। नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने रिश्ता भेजा अपने बेटे का। मैंने कहा मैं क्या क्या आसमान से उतारूं। रिश्ता आता है, आप लोग कहते हैं वो, मुझे तो हंसी आती है। मैंने कहा आपका तो वो गंडासे वाला सिस्टम हो जाता है ना, सही पंजाबी वाला। अच्छा, वो मतलब उनको होता है कि हमारी बेटी के लायक कोई होना चाहिए। मैंने कहा बस इसी वजह से ना कोई नहीं मिल रहा। उनका कोई क्राइटेरिया तो होगा ना कुछ, मतलब थोड़ा सा तो बताओ कि वो क्या चाहते हैं, कि किस तरह का हो, लोडेड हो, एजुकेटेड हो, हैंडसम हो, मतलब क्या सोचते हो, उनकी प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी की बात करें तो इंसानियत, अच्छा इंसान होना चाहिए। बट ऐसा भी नहीं कि बस सिर्फ अच्छा ही इंसान हो और लेकिन नहीं, जस्ट किडिंग, एक्चुअली कभी कभार ख्वाहिश भी तो होती है कि अच्छा जी हम दोनों डॉक्टर्स हैं तो हमारी बेटी को भी डॉक्टर मिले, या कोई इस तरह होता है ना, पसंदीदगी होती है कोई कि ये वाला प्रोफेशन हो। मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ जो मुझे अब समझ आती है। हमारे अम्मी अबू ने कभी भी हम पे कोई अपनी ख्वाहिश नहीं कि हम डॉक्टर हैं तो तुम लोग भी डॉक्टर बनोगे, हम दोनों डॉक्टर्स ने शादी की है तो फिर तुम भी अब एक्टर से कर लो शादी वाला, वो वाला सिस्टम नहीं है। शुरू से ना हमें हमेशा, मुझे याद है हमारे दादा ना, हम कहते थे, बच्चे होते थे हम तो बच्चों को तो नंगे पैर फिरने का शौक है। हाँ। तो हम बाहर लॉन में होते थे तो नंगे पैर निकल जाते थे, तो अम्मी आती थी पीछे कि ये जूते पहने, तो दादा कहते थे कि नहीं 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 नहीं, इनको फिरने दे जो ये कर रहे हैं, जो ये बच्चे हैं, एंजॉय करने दें। हाँ। सीखने दें, लेट देम सी, खुद सीखें। हाँ। खुद एक्सप्लोर करें, अपनी लाइफ है। तो मुझे लगता है कि मेरे अम्मा अब्बा ने, मेरे दादा दादी ने, दे वर ऑलवेज वेरी के हाँ, प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये चीज़ें हैं, ये नहीं। हाँ। इनके ये आपकी रेड लाइन है, इससे आपने कुछ नहीं करना। हाँ। लेकिन अदरवाइज एक्सप्लोर योरसेल्फ, अपने डिसीजंस खुद लो। तुम्हारी ज़िंदगी है, यू हैव टू लिव इट। तो अगर बुरा भी लिया है ना तो यू विल गो थ्रू इट एज वेल योरसेल्फ। तो सपोर्ट के लिए वो दे ऑलवेज बीन देयर। हाँ। बेइंतहा प्यार, बेइंतहा सपोर्ट, बेइंतहा भरोसा। तो मैं तो हरीम, अगर सारे टिक मार्क्स, सारे ग्रीन फ्लैग्स नज़र आए, कोई ऐसा रिश्ता आया अम्मी अब्बू को, तुम्हें भी सब कुछ, बस उनकी सिर्फ एक शर्त हो कि एक्टिंग के प्रोफेशन में ना रहे हरीम, फिर क्या हो? नहीं, ये तो फिर आप मेरे से क्यों, मेरे से मेरी खुशी छीन के क्यों आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? खुशी छीन के तो किसी से प्यार नहीं होता। शर्तों पे तो नहीं होते। शर्तों पे नहीं होता। जिस दिन मुझे ऐसा शख्स मिल गया जो अनकंडीशनल हुआ, जो जेंटल हुआ, जो सब्र वाला हुआ और खौफे खुदा हुआ उसमें, इस दिन मैं ये वाला लाल दुपट्टा सर पे चढ़ाऊंगी। ये आपके सवाल का जवाब हो गया। क्या बात कह दी आपने, साइन कर दूंगी। और मैं कहूँगी ठीक है। और अब वो सवाल जो पूछा गया है कि भाई इतने आपने शूट्स करती हैं, तुम्हारी माशाल्लाह नकूश बहुत ज़्यादा हो या कम हो, तुम दोनों में ही बहुत अच्छी लगती हो, तो तुम्हारे फैशन शूट्स या मेकअप शूट्स बड़े पसंद करते हैं लोग। तो तुम खुद क्या सोचती हो कि जब मेरी एक्चुअल ज़िंदगी में मेरा बहुत बड़ा दिन आएगा, वो इंशाअल्लाह ताला, तो उसमें तुमने क्या कुछ सोचता है ना, हर लड़की सोचती है। मेरा दिल चाहता है मैं बिल्कुल हल्का सा मेकअप भी शायद मैं ना करूँ। हल्का सा। मुझे ज़्यादा मेकअप नहीं पसंद तुम्हें? मुझे वैसे जनरली मेकअप के बगैर रहना पसंद है, मुझे मज़ा आता है। मेरी स्किन भी अच्छी है और नकूश भी कड़े हैं, पर रेड लिपस्टिक आप पे क्या कमाल लगती है मिस। थैंक यू। रेड मेरा वैसे मेरा इट्स माय कलर, मुझे मज़ा आता है। कुछ और ना करो, एक लाल लिपस्टिक ही लगा लो तो बस वो बड़ा मज़ा आता है। थैंक यू। लेकिन मैं अपनी शादी पे मुझे एक्चुअली लगता है कि मैं अल्लाह करे इंशाल्लाह बहुत सादगी से करूँगी जब भी करूँगी। अनलेस अनटिल मेरे अम्मा अब्बा के शौक ना हुए कोई, उनके तो होंगे, उनके बिल्कुल, और चाची मुझे लगता है उनके बिल्कुल नहीं होंगे। क्वाइट ऑनेस्ट, बड़े सिंपल हैं माशाल्लाह दोनों। वी बिलीव इन सिंपलिसिटी। तो वो मेरी बहन का कोई शौक हुआ तो फिर शायद पूरा करना पड़े। तुम्हारी बहन कैसी है नेचर वाइज, मतलब वो कभी उसको मैंने नहीं देखा है, तुम कभी इधर होती नहीं है, वो इधर होती नहीं है, वो बाहर पढ़ती है। वो अब तो माशाल्लाह शी इज एन आर्किटेक्ट, उसकी अपनी फर्म है। जो अब कहाँ होती है वो होती है LA में होती है। अच्छा, वो LA में होती है माशाल्लाह। और शी इज एन अवार्ड विनिंग आर्किटेक्ट। उसने बहुत डिजाइन्स किए हैं, बहुत, मतलब उसके डिजाइन्स हैव वन अवार्ड्स माशाल्लाह। और तुमसे छोटी है? मेरे से छोटी है, मेरे से 2 साल छोटी है। लेकिन मेरी माँ है वो। मैं उसको ये कहती हूँ कि तुम्हें एहसास नहीं मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। फिर 6 दिन बाद में जाकर लड़ती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन नहीं हूँ। मेरे से प्लीज करिए, मुझे तुम कंफ्यूज कर देती। तो तुम उससे मिलने जाती हो LA?
मैं जाती, बिल्कुल जाती, बिल्कुल जाती। 1 साल 2 साल के बाद या क्या? कभी कभी ज़्यादा टाइम हो जाता है, 3-3 4 साल भी हो जाते हैं, बट उसका भी चक्कर लगा रहता है। वो भी आती है, वो भी आती है यहाँ पे। बीच में बहुत अरसा वो भी अपना शी वॉज मेकिंग अ करियर फॉर हर सेल्फ, आई वॉज मेकिंग अ करियर फॉर माई सेल्फ, तो बहुत अरसा हम नहीं मिले, तो बस शुक्र है फ़ोन होता था उस टाइम। तो बस तुम लोग 2 बहन हो? बस 2 बहन। और जैसे तुम लोगों के कजन्स के साथ मिलना जुलना, वो कजन्स के साथ बहुत अय्याशी की हुई हमने। मेरा ना सही वो पंजाबी फैमिली वो नहीं होती, बिग फैट पंजाबी वेडिंग फैमिली जो होती है, मेरा वही सिस्टम है। हम बचपन से कजन्स के साथ बहुत हमने मज़ा किया हुआ है। ज़्यादा ददियाल में तुम्हारे नाप के सारे बच्चे हैं या उसमें ददियाल में या ननियाल में? अच्छा, हम ददियाल और ननियाल में मैं और मेरी बहन ऑलमोस्ट सबसे छोटे थे। अच्छा। हमारे साथ ददियाल में मेरा छोटा है, मेरी 2 फुफ्फू हैं सिर्फ, तो उनमें भी वो थे हमारे साथ कि मैं लाइक मेरा पहला बेस्ट फ्रेंड इज़ माई कज़न। अच्छा। ही इज़ माई कज़न। 3 साल की उम्र से ना, वो वाला सिस्टम हमारा। तो हमारी बड़ी कज़न्स के साथ बड़ी दोस्ती रहती है। अब मेरा अमूमन चक्कर नहीं लगता, बहुत कम हो जाता है, लेकिन जब भी जाती हूँ तो वो मतलब वो है घर है। तो कभी ऐसा ही नहीं हुआ, ये सोचा होता कभी बार खानदान से बाहर शादियाँ नहीं होती और खानदान वालों पे ही ट्रस्ट करते हैं लोग, तो कभी खानदान में भी नहीं सोचा तुम लोगों ने कभी कोई ऐसी चीज़ कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारी फैमिली में काफ़ी ख़ानदान में शादियाँ हुई, तो अम्मा अब्बा ने हमारी बारे में कहा कि नहीं क्योंकि टू मैनी कज़न मैरिजेस, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो, क्योंकि वो दोनों डॉक्टर्स हैं, उनको पता है कि आगे प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं रहेगा। उन्होंने कहा आप लोग तो हमारी बेटियां आप लोग इट्स ओके, कोई प्रेशर नहीं है आप लोगों पे, आप लोग अय्याशी करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो इस तरह नहीं है हमारा सच कोई, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये कॉन्सेप्ट पता चल रहा है मेडिकली कि क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत होती है, बट्टे सट्टे की शादी होती है, खानदान एक के बाद एक के बाद बहुत ज़्यादा। यहाँ पे शुक्र है मेरे पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, बिल्कुल भी किसी तरफ से नहीं था। तो जो रिश्ते आते भी थे खानदान में से, वो भी कहे कि नहीं, अव्वल तो मसला ही होता था कि बहुत छोटी है अभी ये, अभी बच्चों को हमने नहीं अभी शादियाँ करनी। लेकिन अगेन मैंने क्योंकि मेरा ख्याल है शायद अम्मा अब्बा से कोई प्रेशर ऐसा कभी किसी चीज़ का नहीं आया। दादा दादी तुम्हारे अम्मा अब्बा नहीं, कुछ चीज़ें हैं जिनमें वो बिल्कुल चिल नहीं, जैसे पढ़ाई डिग्री, हाँ उस पर जिस तरह उस पर था कि मेरे अब्बा भी इस पे खड़े होते, डिग्री कंप्लीट करो फिर आना अगर आप परफॉर्मेंस करनी है, एक्टिंग करनी है। मेरे अब्बा ने एग्जैक्टली ये कहा था, ग्रेजुएशन से पहले तो तुम कदम नहीं रख सकते। देखें आपको अब मुझे तो अब एहसास होता है कि अब्बा ने कितनी ज़बरदस्त बात की थी। क्योंकि अगर उस एज में आपको नाम पैसा और ये सब मिलना लगता है, फिर आप कहते कौन पढ़े करे वो वाली मेहनत। एग्जैक्टली। अच्छा और मैं उनको कहती थी, अब मुझे होता है कि मैं एक्चुअली फिर से पढ़ना चाहती हूँ। अब मुझे होता है कि और मैं आई विल प्रोबेबली गो, मैं एक्टिंग प्रोडक्शन मैं पढ़ना चाहती हूँ। बिल्कुल पढ़ सकती हूँ। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, इससे पहले कि ब्रेक आए। मज़े के सवाल किए हैं तुमसे लोगों ने। अच्छा जी, आईमा कह रही है हमने आपको हमेशा लॉन्ग हेयर में देखा है, आपका दिल नहीं चाहता शॉर्ट हेयर्स करने का? कभी कभी होता है मुझे, कभी कभी मेरा दिल चाहता है, कभी कभी दिल चाहता है, लेकिन फिर मैं कहती हूँ नहीं। कौन घर में कोई अम्मी मना करती हैं या कुछ के मैंने तुम्हारे तेल लगा के बाल लंबे किए या ऐसा? तो पता नहीं, मुझे अपने बाल पसंद है, क्योंकि जिसके लंबे बाल होते हैं ना वो कहते हैं कि मुझे कटवाने हैं, और फिर घर में कोई एक ऐसा होता है जो रोक रहा होता है कि नहीं बाल नहीं कटवाओ, इतने प्यारे बाल हैं। मेरे इससे कई ज़्यादा बाल होते थे, मेरे बहुत घने, हमारी फैमिली में मेरे ननियाल में ख़ास तौर पे बहुत घने बाल होते थे। मतलब मेरी 2 चोटियाँ इतनी चौड़ी बनती होती थी बिफोर आई स्टार्टेड वर्किंग। तो जब मैंने काम शुरू किया थिएटर में भी नहीं, जब मैंने टीवी शुरू किया और कमर्शियल्स वगैरह किए तो हीटिंग हो रही होती है कॉन्स्टेंटली। तो एक दिन मुझे याद है, और मेरे इतने लंबे बाल होते थे, मुझे याद है मैंने कहा मेरे बाल कहाँ गए? हाँ, तो काट दिया उन्होंने बगैर पूछे? नहीं काट नहीं दिए, मतलब कम होते जा रहे थे, बहुत कम। मतलब जो इतने 2 बनती थी वो 1 बनना शुरू हो गई। और तुम डाइट भी तो करती रहती हो, डाइट से भी करती रही। ऑफ दैट वाज द वर्स्ट। वो एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हरीम के बालों के ऊपर और रोते हैं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और आपकी मासूमा इधर बैठी हैं। जी हाँ, बिस्मिल की मासूमा, आपकी मासूमा यहाँ हमारे पास बैठी हैं। मैं इनके लिए ज़रा कुछ किचन में देख दाख के आती हूँ। मैं अभी, आप बोर नहीं होइएगा, बस 2 सेकंड में आ रही हूँ। 2 सेकंड में बहुत मजे की खुशबू है ना। मैं ज़रा आप किचन में झांक कर आती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपके पास आके दोबारा कंटिन्यू करूँगी इंटरव्यू। भाई हमने अपनी जो हमारी आई हुई है ना फातिमा, हमारी गेस्ट, उनके लिए कुछ मीठा बनाना है, तो हम आ जाते हैं यहाँ। इससे पहले कि मैं आपकी रेसिपी की तरफ से मैं बताना चाहती हूँ नाजरीन को, क्योंकि मेरी तरह इनको भी अफ्तार, रोज़ा खोलने के बाद, इफ्तार के बाद, तरावी के बाद अक्सर ना डाइट पे भी हो तो मीठे की क्रेविंग होती है, बहुत होती है ये। और स्पेशली वो जो बच्चे जिन्होंने रोज़ा रखा था उनका तो ऐलान होता है कि अम्मी मीठे में क्या है, डिज़र्ट में क्या है, ऐसा ही है। सो अगर ये पता चल जाए कि मीठे में डिज़र्ट जो है वो वॉल्स है, तो एक्साइटमेंट में इजाफा हो जाता है ना सिर्फ बच्चों की बल्कि बड़ों के लिए भी एक एक्साइटमेंट का मुकाम होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। पेडल पॉप, मो, कॉर्नेटो क्लासिक, फीस्ट, चौसा, मैंगो एंड क्रीम वगैरह वगैरह। और वॉल्स की तो टैगलाइन भी है ना कि आओ बढ़ाएं खुशियाँ। सो वाकई जब हमें वॉल्स मैसर होता है, मिलता है, तो हमारी खुशियों में इजाफा हो जाता है। और वो छोटे बच्चे जो रोज़ा रख रहे हैं ना, उनको बता दिया जाए कि जी तरावी के बाद आपके लिए डिज़र्ट तैयार है, और वो भी वॉल्स, तो उनका ज़रा खून 1.5 किलो बढ़ जाता है। ऐसा ही है ना, बिल्कुल। सो आप जल्दी से बताएं कि आप क्या बना रही हैं, किस तरह बनेगा? मैं बना रही हूँ वॉल्स की फीस्ट जो है, जो फीस्ट हम खाते हैं बच्चों के, बहुत ही मज़े की, मतलब यानी है कि सबकी फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट होती है ये। तो हम इससे बनाएंगे फ्रूटी फीस्ट स्मूदी। अच्छा। हाँ जी, इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने दूध लिया था, दूध में मैंने बनाना, स्ट्रॉबेरी और शुगर, इसके साथ थोड़ी सी क्रीम ऐड की थी, इसको हमने ब्लेंड कर लिया। ओके। शुगर ऑप्शनल है, ये हमने ब्लेंड करके अभी फ्रेश बिल्कुल ब्लेंड किया है। ठीक है। और इस तरह से मैंने मग्स ले लिए और इसमें मैंने चॉकलेट से थोड़ी सी कोटिंग कर ली, कोटिंग थोड़ी सी, क्योंकि ज़ाहिर है मीठा है तो कुछ मज़े का होना चाहिए। तो इसको हम इसमें पोर कर लें। बिल्कुल। इसको पोर करने के बाद फीस्ट कब इसमें आपने मिलानी है? ये आप देखें तो सही, अभी जादू होने वाला है, जादू होने वाला है। एक मज़े की चीज़ आपको पता है फटाफट बनने वाली है। ये हमने फीस्ट निकाली, और फीस्ट सबकी फेवरेट है, इनफैक्ट मेरी बहुत फेवरेट है, मैं तो बहुत शौक से खाती हूँ। मेरी और मेरे बच्चों की ना लड़ाई होती है, मतलब बच्चों की खा जाती है, मैं खा जाती हूँ। ये देखें ज़रा। अच्छा जी, ये हमने फीस्ट ली, और ये जो हमने स्मूदी बनाई है, ये हमने इसके अंदर डिप कर दी। ठीक है। और ये हमने ली थी क्रीम, इसको हमने विप किया है अच्छे से, और ये हम इसको जो है ना इस तरह से चारों तरफ हम इसको पोर करेंगे, और आप सोचेंगे ये क्या शाहकार बनेगा। और रोज़े के बाद जब आपकी थोड़ी सी शुगर लेवल डाउन हो रहा होता है ना, उसमें जब आप बॉल्स खाते हैं तो मज़ा आ जाता है, आपका शुगर लेवल भी नॉर्मल हो जाता है, और आपके जो टेस्ट बर्ड्स हैं ना, वो कुछ इस तरह होगा कि हम स्ट्रॉ के साथ स्मूदी पी भी सकते हैं, पियेंगे हम, और इसमें फ्लेवर आ जाएगा फीस्ट का। बिल्कुल। और फिर आप बाद में इसके, क्योंकि ये जो आपने फीस्ट आप जब खाते हैं ना, इसमें डबल कोटिंग होती है। आप ये देखें, बाहर जो है ये नटी चॉकलेट्स के साथ एक जो कोटिंग है, ये इसमें मेल्ट हो जाएगी, और जो अंदर डार्क चॉकलेट होती है ना, मज़ेदार सी जो हार्ड चॉकलेट होती है, वो फिर आप निकालिए। मतलब मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, सीरियसली बनाना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह किसी को डाइट पे ना डाले। थैंक यू भाई, चलिए जल्दी से रख दें आप ताकि ठंडी रहे। जी बिल्कुल। और फिर हम आते हैं आपके पास। अभी मैं दोबारा हरीम के पास जा रही हूँ और कंटिन्यू कर रही हूँ उनसे वो सवालात जहाँ से मैं सिलसिला अपना मुनक़ता करके गई थी। हाँ जी, तो फ़ोन कॉल्स की तरफ चलते हैं। अब जो हमारे नाजरीन आपको देख रहे हैं, उनको मौका मिला है हरीम से सवाल जवाब करने का। सो कीजिए फ़ोन अपनी मासूमा से। आवाज़ आ रही है कि नहीं? हाँ, ओके। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? नाज़नीन। जी, मैं नाज़नीन बात कर रही हूँ। नाज़नीन या नाज़ली? नाज़नीन। अच्छा नाज़नीन जी, क्या सवाल करेंगी आप? हरीम हमारे पास। मैं हरीम से कहना चाहूँगी कि वो मेरी फेवरेट एक्टर हैं, मुझे बहुत प्यारी लगती है माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच। मुझे जो उनका ड्रामा है बिस्मिल, वो भी बहुत अच्छा लगता है, और लगा मैंने पूरा देखा है उनको, और मुझे वो मेरी फेवरेट एक्टर्स में से ना सबसे टॉप पर है वो हमेशा से। अच्छा, मैंने सोचा कि मैं हरीम से, चूँकि वो मेरी फेवरेट है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सबसे ज़्यादा जो दिल की बात है ना, मैं किसी से नहीं कह सकती, तो मैंने सोचा मैं हरीम से कहूँ अपने दिल की बात।
हरीम, मुझे ना मेरी अम्मी से बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है, बहुत ज़्यादा, घर के कामों के हवाले से बहुत ज़्यादा फोर्स भी करती हैं वो मुझे। तो क्या कहते हैं, कहती हैं कि शादी से पहले सारे किचन के काम सीख लो, घर के काम सीख लो, और बहुत ज़रूरी होता है लड़कियों के लिए घर के काम सीखना। तो इस वक्त देख रही हैं वो टीवी, तो आप ऑन एयर कोई मशवरा दीजिए। शुक्रिया। आपको या आपकी अम्मी को मशवरा दें? किसको मशवरा दें? वो तो मैं जो हूँ ना, वो हरीम पे छोड़ती हूँ, क्योंकि वो मेरी फेवरेट एक्टर है। वो जो बोलेंगी ना, तो वो करने के लिए तैयार हूँ। सही है, चले मैं फ़ोन रख रही हूँ और देखते हैं ऑन एयर क्या जवाब देती हैं। हाँ भाई हरीम, जहाँ तक मुश्किल सवाल है वैसे ही लेकिन जहाँ तक डांट की बात है, हाँ। वो तो हमें भी पड़ती है, यकीन माने। पड़ती है कि कभी कभी खाना पकाना सीख लो। नहीं वो उस तरह वैसे ही पड़ जाती है कभी ना उठ के कभी। पानी खुद पी लो। कि खुदा के वास्ते कुछ कर लो। और ये मेरा ख्याल है बड़ा कॉमन परेशानी होती है माओं की खास तौर पे। लेकिन मैं आपकी अम्मी से एक बात कहना चाहूँगी कि बर्तन धोना, खाना पकाना और ये काम आने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी इंसान ने गुजारनी होती है और ये सबको आने चाहिए। ये शौहर को भी आने चाहिए और बीवी को भी आने चाहिए, लेकिन शादी अच्छी गुजारने के लिए और बहुत चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। कोई क्राइटेरिया नहीं है कि बर्तन धोने आते हो। हाँ, बहुत हाँ, शादी अच्छी नहीं, शादी गुजारने के लिए एक दूसरे में सब्र होना चाहिए, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। ये ज़रूर सीखिएगा कि कैसे एक दूसरे के साथ प्यार से रहना है, मिलजुल के रहना है, क्योंकि शादी कहने में तो बड़े मज़े की लगती है और बड़ा मज़ा आता है, इवेंट्स होते हैं, मज़ा आता है, सब इकट्ठे होते हैं, शोर लगता है, लेकिन उसको निभाना आई थिंक एक बहुत, किसी भी रिश्ते को निभाना एक बहुत मुश्किल काम है और हिम्मत का काम है और सब्र वाला काम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपको बर्तन धोने पे डांट पड़ रही है तो आप बर्तन भी धो लें, थोड़े अम्मियों की खैर होती है, अम्मी की हेल्प कर दें, अगर सारा बर्डन अम्मी पे है तो। हाँ, साथ मिलके कर लें। हमें भी कभी कभी धोने पड़ जाते हैं बर्तन, यकीन माने। और क्या छुट्टी कट जाए अगर हेल्पर, तो क्या करें, सारा अम्मा पे तो नहीं बर्डन। ये बहुत अच्छी बात है, ये आना चाहिए। ये काम जरूरी है, बेसिक। अब आपकी बहन एलए में है, वो खुद धोती है, बेचारी खुद धोती होंगी, खुद पकाती होंगी। वो तो यहाँ आके छोड़ देती है सारे। हम ये सोचते हैं कि तुम पक्की बात है ना वहीं पे रह रही हो। अब मेरे बच्चे यहाँ उठ के ट्रे भी नहीं उठा के, ट्रे लग के बिस्तर पे आती थी, अब खुद कपड़े भी धो रहे हैं, खुद खाने भी पका रहे हैं बाहर, तो फिर सही है। लेकिन ये एक ऐसी तरबियत का हिस्सा है जो लड़का और लड़की दोनों को होना चाहिए, क्योंकि लड़के भी दे नीड टू बी इंडिपेंडेंट। हमने बहुत स्पॉइल किया होता है लड़कों को, स्पेशली मैंने देखा है घर में ज्यादा कर देते हैं, फिर स्त्री करके बहनें दे रही हैं उनको कपड़े। उन बेचारों का भी कसूर नहीं, एक्सपेक्टेशन फिर उनकी यहाँ पे हाई चली जाती है। दिल से आप किसी के लिए जो कुछ कर रहे हैं, वो आप खाना पकाएं दिल से, वो आप बर्तन धोएं दिल से, वो आप जो आप करना चाहते हैं करें, लेकिन ये क्राइटेरिया नहीं है कि ये आपने शादी है इसलिए कि आपने करना है। बिल्कुल। तो और एजुकेशन पे जोर दें, पढ़ाई पे जोर दें, ये बहुत। मेरी अम्मी कहती थी लड़की अगर पढ़ी लिखी है ना, वो सब कुछ सीख लेती जब उसके सर पे पड़ता है, वो अपने पैरों पे खड़ी है तो खाना पकाना और ये सब चीज़ें दाएं हाथ का खेल है उसके। नहीं तो मैं सॉरी, मैं बोलती है इसलिए हूँ बार बार क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, लड़की और लड़का दोनों, क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली ना ज़्यादा बर्डन हमने लड़की पे डाल दिया। हम लोग उस वक्त सिर्फ बहनें ही थी ना, लड़का नहीं था हमारे घर में, वो तो बाद में आया, मगर वो हमारा लड़का शेफ बन गया। सोचो, मेरा भाई शेफ है। वाओ। सो वो तो, ये तो जेंडर वाला गेम है। उनकी बीवी कितनी खुश होंगी। ऐसा वैसा बीवी को नहीं आता खाना पकाना, उसको आता है। तो अगर हमारे मैके में हमारी दावत होती तो हमारे भाई ने खाना पकाया होता। अरे भाभी ने नहीं। और आई थिंक मिलजुल के क्योंकि करना होता है, तो जहाँ पे एक को कुछ नहीं आता वो दूसरा कर लेता है। एग्जैक्टली, वो कर लेता है, तो कोई तो आप कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट कॉलर और चीज़ें सीख लें। हाँ, और ज़रूरी भी नहीं हर किसी को खाना पकाना अच्छा। नहीं बिल्कुल भी नहीं। हेलो मरियम जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल करेंगी? मेरा हरीम आपसे सवाल ये है कि हमारा कमीज शलवार हमारा कितना खूबसूरत ड्रेस है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता हमारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो अवार्ड फंक्शन में पड़ोसी ममालिक की देखा गाउन क्यों पहन के जाती हैं? ये सवाल कर रही हैं आप, उनसे पूछ रही हैं? अच्छा भाई, पूछ रही हैं वो कि जो हमारा ईस्टर्न ड्रेस है वो बहुत प्यारा है, तो अवार्ड शोज जब होते हैं तो सारे सेलिब्रिटीज़ वेस्टर्न गाउन्स और ये सब क्यों पहनती हैं, क्या वजूहत है? ये एक आम व्यूअर का सवाल है आपसे, आप उन सबको रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये मेरा व्यू है, क्या कहते हैं, मैं सबके लिए नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन ये मेरा व्यू है। मुझे
ऐसा लगता है कि हम देखें पिछले कुछ सालों में हमारी इंडस्ट्री चल बहुत अरसे से रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में एंटरटेनमेंट में बहुत बूम आया है ग्लोबली, और ख़ासतौर पे हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी, मीडिया जो है बहुत बूम पे गया है। तो जब हमारे अवार्ड फंक्शंस भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम सीख भी रहे होते हैं, एज एन इंडस्ट्री भी हम सीख रहे हैं, क्योंकि जब आपने किसी ग्लोबल लेवल पे जाना चाहते हैं, अब मैं बहुत लोगों का सुनती हूँ जो कहते हैं कि यार हम इंटरनेशनली भी करना चाहते हैं, हम इंटरनेशनली जाना चाहते हैं, लोगों का विजन बड़ा हो गया। तो जब आप कोई बड़े विजन के साथ आते हैं तो उसमें आप देख भी रहे होते हैं कि अच्छा बाकी मुल्कों में लोग किस तरह कर रहे हैं, अच्छा दिस लुक्स नाइस, दिस लुक्स बेटर। आहिस्ता आहिस्ता हमें अपनी आइडेंटिटी ढूंढने में, मुझे तो लगता है एज ए नेशन हम अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं अभी तक कि हम कौन लोग हैं। हाँ। तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है, वक्त लगता है, तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, एक्सप्लोर भी करते हैं। अभी आप आई एम प्रीटी श्योर कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे अवार्ड फंक्शंस पे भी लोग जो है वो गाउन से शलवार कमीज़ों पे आ जाएंगे, वो बिल्कुल आ जाएंगे, बहुत सारे होंगे। आई वुड लव टू वेयर अ शलवार कमीज़ किसी भी रेड कार्पेट पे कहीं जाके, मुझे मज़ा आता है, क्योंकि जैसे जैसे आपको अपनी आइडेंटिटी समझ आती जाती है ना, आप उस तरफ चलते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। अभी ये है कि हम ढूंढ रहे हैं, वी स्टिल एक्सप्लोरिंग कि अच्छा हमें अगर अवार्ड फंक्शंस हैं, हमारे अवार्ड फंक्शंस हैं, पाकिस्तानी अवार्ड फंक्शंस हैं, तो हमने क्या पहन के जाना है, हम किस में अच्छे लगेंगे, क्योंकि अगेन इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम फॉर अस। तो आई थिंक इट्स ओके अगर हर कोई एक्सप्लोर कर रहा है, व्हाई नॉट। आई थिंक आप लोग भी जब कोई नई चीज़ कर रहे होते हैं और कहीं बाहर जाने का सोच रहे होते हैं तो बहुत चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो इट्स ओके। आई थिंक इस पे वो नाराज़गी वाली बात नहीं है। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ पहनती भी हैं ईस्टर्न कपड़े, बहुत जगह पहनते हैं, बहुत जगह पहनते हैं। मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को ग्लोबल स्टेज पे देखा है जहाँ पे वो ईस्टर्न कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल शलवार कमीज़ भी पहनते हैं, ड्रेस भी पहनते हैं। लेट एवरीबडी एक्सप्लोर। हम वो कहते हैं ना, लिव एंड लेट लिव। और हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जितना आप लोग ओन करेंगे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, उतनी जल्दी आइडेंटिटी नजर आएगी, उतनी जल्दी हमें पता चलेगा कि हाँ ये करना है हमने, दिस इज व्हाट वी वांट। खुद तो आप लोग बैठ के जो है वो पड़ोसी मुल्क की हीरोइनों की तारीफें कर रहे होते हैं, वो अच्छे हैं, वो अच्छी हैं, और आप फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए वो पड़ोसी मुल्क भी जो उनको स्टार बना देते हैं आप, और वो भी सीख कर आए हैं, वो भी सालों से सीख रहे हैं, उनकी तो इंडस्ट्री सालों से, सदियों से चल बनी रही है ना, इतने सालों से। आप बाहर मुल्क में चले जाएं, वो इंडस्ट्रीज चली नहीं है, वो बन रही है। हम लोग तो अभी उनको समझ आ गया, हमें अब ग्लोबली रिकॉग्निशन मिल रही है। पहले तो हम घर पे ही खेल रहे थे, अब हमें घर के बाहर लोगों ने बुलाना शुरू किया, रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है। तो ये तो भी इंशाल्लाह ताला इट्स गोइंग टू गो बिग, इट्स गोइंग टू गो ह्यूज। बिल्कुल, तो सब मिल जाएगी एक दिन इंशाल्लाह। हम भी ऑस्कर्स पे शलवार कमीज पहन के जाएंगे इंशाल्लाह। शर्मीन उबैद चिनॉय गई थी शलवार कमीज, देयर यू गो। सानिया मस्कतिया के कपड़े पहने हुए थे उन्होंने, है ना? हाँ बिल्कुल जी। नेक्स्ट कॉल प्लीज। हेलो, इरफान साहब है जी। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, क्या सवाल होगा आपका? मेरा सवाल हलीम से है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हलीम आप बहुत अच्छी लड़की हैं, आई होप आप खैरियत से होंगी। और सवाल मैं ये करना चाहता था, किसी को बहुत पसंद करता था। क्या क्या क्या? आप किसी को बहुत पसंद करते थे, ये कह रहे हैं? काफी कोशिश करी कन्विंस करने की, लेकिन उसके फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, उसको अपने फादर को ही चूज करना पड़ा कहीं ना कहीं। तो अब नेक्स्ट मंथ उसकी शादी है और मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कैसे अपनी फीलिंग कैसे बयान करूं। और ये शो देख रहा था तो ऐसे ही माइंड में थॉट आया कि कभी आपका कभी ऐसे दिल टूटा है जैसा मेरा आज टूटा? कह रहा है, उसकी आवाज़ थोड़ी कट रही है फ़ोन पे। कह रहा है कि मैं किसी लड़की को पसंद करता था, मगर मैं उसके अब्बा के आगे हार गया, उसके अब्बा जीत गए, लड़की ने मेरी नहीं अपने अब्बा की सुनी और कहीं और शादी के लिए हाँ कर दी। अगले महीने उसकी शादी है और इसका दिल टूटा हुआ है। सो ये कह रहा है कि मैं अपनी फीलिंग्स नहीं बयान कर पा रहा कि मेरा दिल कैसे टूटा। क्या आपका भी दिल कभी टूटा है ज़िंदगी में? क्या आपने ये चीज़ बेयर की है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी, ये तो बड़ा दुख हुआ है सुन के। और
लड़की के अब्बा अगर आप देखना, आपको ये नहीं करना चाहिए। हाँ। जहाँ मर्जी है, जहाँ दिल है, वहाँ करा देनी चाहिए। जो लड़की जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ मिलके कर लेते हैं। कभी कभार जो है ना, पेरेंट्स का फैसला गलत भी नहीं होता, वो ये देख रहे होते हैं, उनको रेड फ्लैग्स नजर आ रहे होते हैं जो कि लड़का और लड़की को दोनों को एक दूसरे के लिए नजर नहीं आ रहे। हाँ, ये भी होता है। हाँ। ये भी होता है, जो बाद में बच्चे शुक्रिया करते हैं। बिल्कुल, ये कि भाई आपने बचा लिया हमें। लेकिन अगर कोई रेड फ्लैग्स नहीं है और अगर किसी जिद में हो रहा है तो फिर गलत बात है, ज़्यादती है। ईगो की वजह से, ईगो की वो ज़्यादती है, वो ना करें। बिल्कुल। लेकिन आपके साथ अल्लाह करे आपको, वैसे मैं बताऊँ दिल जुड़ जाता है थोड़ी देर से बाद। ये देखिए कैसे जुड़ता है, जरा मशवरा दें उसको, कैसे जुड़ता है? देखिए, जब इंसान दर्द में होता है, ट्रेजेडी होती है कोई, तो दिल दुखता है। तो मैं तो कहती हूँ कि हम पेन को बड़ा वो डरते हैं उससे कि नहीं दर्द ना हो, दिल, और ख़ास तौर पे दिल ना टूटे किसी का। लेकिन उसके बाद यू हैव टू गो थ्रू इट, यू हैव टू। आप ये नहीं हो सकता कि अपनी ज़िंदगी रोकते हैं इस वजह से। रुक जाएं थोड़े अरसे के लिए, बैठ जाएं, सिट विद इट, रो लें, जितना रोना है रो लें। आप इरफान, आपने जितना रोना है आप रो लें। लेट इट बी, निकालें। लेकिन फिर वो अल्लाह ताला का मुझे लगता है बड़ी खूबसूरत चीज़ दी है जो दर्द है, क्योंकि उसके बाद जो आप बनते हैं ना, क्योंकि वंस यू एम्ब्रेस इट, आपको अपने बारे में इतनी चीज़ें पता चलती हैं कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये, मेरे में ये भी है। मुझे तो आइडिया नहीं था कि यार मेरे में इतना कुछ है, मैं ये इमोशन भी है। तो आई थिंक उसके बाद आप बहुत तगड़े निकलते हैं और आप बहुत, क्योंकि आप एक मुश्किल चीज़ से गुजर चुके होते हैं। ये आप हिस्ट्री में कहीं देख लें, आप अपने प्रॉफिट्स की हिस्ट्री देख लें, आप बड़े से बड़े सक्सेसफुल लोगों की हिस्ट्री देख लें, दे हैव बिन थ्रू अ ट्रेजेडी, दे ऑलवेज हैव बिन थ्रू। अपने इर्द गिर्द भी देखेंगे, बट या तो वो बहुत बिटर निकलते हैं, कड़वे हो जाते हैं, या तो वो क्या आसमानों को छू जाते हैं। तुमने खुदा न खास्ता कभी बेयर किए कोई ऐसी ट्रेजेडी या कोई ऐसा पेन जिसने तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाया? भर के बहुत। लेकिन बात एट द एंड ऑफ द डे निदा ये है कि ये ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी ही है कि ये बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है और ज़्यादा देर के लिए नहीं है हमारे पास, राइट? लेकिन ये हमेशा खुश भी नहीं हो सकती। दर्द आएगा, दुख आएगा, गम आएगा, है ना? ये उसकी खूबसूरती है, ये खूबसूरती है। लेकिन अगर आप उस दर्द से भागेंगे ना तो आप एक मुश्किल इंसान बन जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि जब दर्द आता है तो उसके बाद इंसान क्या बनता है? मतलब लाइक उसके अंदर क्या चेंजेस आती है, पॉजिटिव चेंजेस? पहला रिएक्शन तो ये होता है कि नहीं, मुझे फील ही नहीं करना। तो आप क्या कहते हैं, भागते हैं, उस दर्द से भागते हैं। उस भागने के चक्कर में आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे होते हैं। बहुत लोग होते हैं जो अपने आप को कामों में डाल लेते हैं, बहुत लोग होते हैं जो ड्रग्स में चले जाते हैं, बहुत लोग होते हैं गलत कंपनी में चले जाते हैं, बहुत लोग होते हैं जो आर्ट की तरफ चले जाते हैं, वो अपने आप को वहाँ से एक्सप्रेस करते हैं। फिर आपका एक वक्त आता है जहाँ पे अगर आप उस टाइम पे अपने आप को नहीं एक्सप्रेस करेंगे, उसमें से नहीं गुजरेंगे, तो फिर आप कड़वे हो जाते हैं। क्योंकि दिस इज़ द थिंग अबाउट पेन, वो आपको तब तक पोक करता है जब तक आप निकल ना जाए, भड़ास ना निकल, वो फिर हम अगलों में निकालते हैं, वो फिर हम दूसरों में निकालते हैं, फिर और रिश्ते ख़राब होते हैं, और ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम फील नहीं करना चाहते। तो इंसान बिटर ना बने उस सारी चीज़ सिनेरियो के बाद, वो ऐसा क्या करे? क्या फ़ौरन उस दर्द को भी महसूस करे, उस दर्द का गुबार निकाले, अपने आप को टाइम दे? क्या बिल्कुल दे, अपने आप को बिल्कुल टाइम दे। और दुआ की ताकत। अब मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि एक्टर हो के आप कैसी बात कर सकते हैं, लेकिन हम भी अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, अल्लाह ताला के बनाए हुए। आर्टिस्ट जो भी होता है आप में, और मुझे लगता है हर किसी में आर्टिस्ट है, जो भी होता है वो फील करता है, वो तो आपकी रूह से कनेक्टेड होता है। जो आर्ट होता है, आप कनेक्ट करें, आप अपने साथ, अपने वैसे भी तकलीफ और दर्द आता है, इंसान अल्लाह से करीब हो जाता है। कभी कभार इन सारे सिनेरियोस की वजह से आप अल्लाह से ज़्यादा करीब हो जाते हैं। और मज़े की बात ये है कि मैंने आज तक अपने साथ भी, मैंने अपने इर्द गिर्द जितने लोगों को देखा है, मैं वैसे जितना वर्ल्ड वाइड जितना या हिस्ट्री में देखती हूँ, वो हमेशा जो इंसान अपने ट्रेजेडी को साथ लेके उसको एम्ब्रेस करता है, उसके साथ बैठता है, उसके साथ प्रोसेस करता है, उसको टिकता है, वो उड़ता है, वो आगे निकल जाता है, क्योंकि वो इतना मजबूत हो चुका होता है और अपने आप को इतना समझ चुका होता है कि वो
लोगों की और अपनी ज़िंदगी मुश्किल बहुत नहीं सारे कर रहा होता है। सेलिब्रिटीज़ जो नहीं छुपाते चीज़ें, उनकी सब चीज़ें मंजर आम पे होती है सोशल मीडिया पे। हमने उन सेलिब्रिटीज़ के ब्रेकअप्स के बाद उनको ग्रो करते हुए देखा है, और फिर जो दूसरे लोग देख रहे होते थे वो ये कहते थे कि वाओ यार, कि ये अलग ट्रैक पे जाके ग्रो की है, या मेल है कोई अगर वो भी ग्रो किया है, हमने देखा है। तुम बहुत प्राइवेट रही हो, तुमने कभी भी तुम लेकर ही नहीं आई वो मंजर आम पे चीज़, एंड दैट्स वेरी गुड। तो पूछूंगी भी नहीं, और बहुत अच्छा किया। मैं एक चीज़ वैसे आपको कहूँगी इरफान, अगर आप में हिम्मत है, और अगर ये हिम्मत का काम होता है करना, लेकिन जब आप बिल्कुल टूटे हुए होते हैं ना, और आप कहते हैं कि ये मैं ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ यार, ये मेरे साथ हुआ ही क्यों है, उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बोल के देखें। उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहिए, देखें, बी ग्रेटफुल फॉर इट। और कौन है ऐसा जिसके कंधे पे सर रख के रोना चाहिए? उस वक्त आपको पता चलता है कि आपके लोग आपके साथ कौन है। मैं आपको वही बात है ना, दर्द आपको सिखा देता है, बहुत कुछ दिखा देता है, फिल्टर कर देता है लोग आपकी ज़िंदगी में। बिल्कुल, आपको ज़िंदगी आसान कर देता है। वो मुश्किल वक्त होता है, वो उस वक्त जो है आप कहते हैं। और अच्छी बात ये है, द ब्राइट साइड इज़ कि इस तरह के इससे जो एक दूसरे से मतलब रोमांटिक हार्ट ब्रेक के अलावा इससे भी बुरा हो सकता है, इससे भी बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज़ होती हैं लाइफ में, बहुत बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज़ होती हैं। तो अपने आप को बिल्कुल मायूस ना हो, मायूसी में ना जाएं, उम्मीद ज़िंदा रखें कि मैं इसमें से निकल रहा हूँ। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर। हरीम और मैंने बहुत सारी बातें की, और बातें करते करते लग गई है अब हरीम को भूख। चलिए हम आपको अपने किचन में लेके चलते हैं। ये मैं थैंक यू लंबा जोड़ा है, मैंने कहा पकड़ लूँ हाथ भी। थैंक यू। ये जोड़े पहन के हम किचन में जा रहे हैं, और इसमें मैंने हील भी पहनी है, तो किसी भी वक्त में गिर भी सकती नहीं। मैं ऐसे कपड़े पहन के खाना बनाती हूँ, आप सोचें। अरे वाह यार, थैंक यू जी। ये फातिमा ने पूरी तैयारी की हुई है। फातिमा बताओ जरा क्या नाम है? लच्छे वाले पराठे। ये लच्छे पराठे हैं, ये टर्किश अंदाना कबाब हैं, और ये हैं चिकन के पकौड़े, ये रायता है ग्रीन चटनी के साथ, ये जो है वो डिजर्ट्स हैं भाई इतनी सारी। जी, ये तो आपके लिए। तो तुम्हें कुछ पकाना आता है कि नहीं? हाँ आता है, पकाना आता है। मैं पकाती कितना हूँ वो एक अलग नहीं, तो पकाना कैसे सीखा तुमने? क्या तुम्हें खुद खाने का शौक था या क्या? खाने का तो बहुत शौक है, लेकिन पता नहीं अम्मी भी इसी तरह मज़े की चीज़ें बना लेती हैं, एक्सपेरिमेंटल चीज़ें बनाती हैं। अम्मी डॉक्टर हैं, क्लिनिक भी करती हैं माशाल्लाह से। अम्मी को टाइम मिल जाता था कि वो खाने वाने पका लें, या वो ओकेजनली पकाती? नहीं, हमेशा टाइम नहीं मिलता था, लेकिन मुझे याद है, और अब तो अम्मी की बहुत ही आदत है, रात का खाना अम्मी खुद बनाती हैं। अच्छा। हाँ, रात का खाना कहती हैं अच्छा मैं बनाऊँ। कभी बहुत थकी हुई होती तो ऑब्वियसली उस दिन नहीं बनाती, कहती हैं अच्छा मैं बनाऊँगी, तो वो बनाती हैं। तो अब तो बल्कि आदत सी एक अजीब सी वो हो गई है कि अच्छा ठीक है रात को जाके हम सारे इकट्ठे होते खाना हैं, डिनर के टाइम पे सारे इकट्ठे होते हैं, तो शायद इसलिए वो एक्साइटेड होते हैं। तो क्या चीज़ ऐसी तुम्हें जो अम्मी के हाथ की याद आती थी जब तुम कराची में थी? अम्मी ना पराठा बहुत मज़े का बनाती है। अम्मी बहुत मज़े का पराठा बनाती है, पता नहीं क्या है उसमें, कुछ है। अम्मियाँ सब कुछ अच्छा बनाती हैं। और एक अम्मी कोई बनाती है दम वाला मटन बनाती है, अम्मी की अपनी कोई रेसिपी है, उसमें कुछ है। मैं कहती हूँ आप इसमें कुछ और डालती है। प्यार होता है अम्मी का, प्यार कुछ ऐसा ही है। अम्मी का एक वो मटन पुलाव बनाती है, वो तो मुझे याद है। मेरे एक दफ़ा अम्मी ने मटन पुलाव बनाया हुआ था, तो मेरे दोस्त आए हुए थे, तो हम सारों ने, मैंने कहा, उन्होंने कहा भूख लगी, मैंने कहा अच्छा अम्मी ने पुलाव बनाया खाओगे? तो वो पुलाव एक प्लेट लेकर आई, तो आखिर में पतीले से आता जा रहा होगा और ले आओ और ले आओ। सबने बैठ के वो पतीला खत्म किया। अम्मी भी परेशान, अम्मी की नहीं इतना अच्छा तो नहीं बनाया था मैंने कहा बहुत मजे का था। तो ये 3 चीज़ें अम्मी की मुझे ना। और तुम्हारे घर में सहरी और इफ्तारी में क्या होता है दस्तरखान पे? क्या लवाज़मात होते हैं? सहरी हमारी मोस्टली जो होती है, हम कोशिश करते हैं कि पकौड़े ना खाएं। बहुत कोशिश होती है। सहरी नहीं, इफ्तारी में होते हैं ना पकौड़े। इफ्तारी में होते हैं पकौड़े ना खाएं। हम पहले होता था कि पकौड़े और समोसे चल रहे थे, जब से समझ आया है कि अच्छा ये हमेशा के लिए नहीं चल सकते ज़िंदगी भर, तो फिर तब हमने डिसाइड किया कि अच्छा चलो विल गो हेल्दी। तो इफ्तारी में मोस्टली हम मैं तो अपने वो चिया सीड्स पीती हूँ, चिया सीड्स के साथ करती हूँ, और इफ्तारी हैवी होती नहीं है मुझसे। लेकिन पकौड़ा अगर पड़ा हो
तो चख लेती हूँ ये 4-5 से पकौड़े। यहाँ पे भी है पकौड़े। तो तुम्हारे अब्बू और अम्मी भी हेल्थ कॉन्शियस हैं, डाइट कॉन्शियस हैं? दोनों डाइट कॉन्शियस हैं। तुम लोगों की फैमिली में मोटापा है, मतलब कि ज़्यादा जेनेटिकली हम मतलब पंजाबी खून है, तो हम वैसे ही जो है ना, मैं कहती हूँ, मैं मजाक नहीं करती, मैं कहती हूँ मैंने आज सिर्फ हवा खाई है, मैं फूल क्यों गई, पानी पी के भी लग जाता है कभी कभी एक्चुअली कभी होता है, लेकिन वो पहले बहुत होता था, बट एवर सिंस ख्याल रखना शुरू किए और एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा फोकस किया। अच्छा, जिम का टाइम निकाल लेती हूँ? जिम टाइम ना भी मैं जा सकूँ तो मैं अपना कर लेती हूँ, वर्कआउट कर लेती हूँ। हाँ, मतलब योगा है समथिंग जो मैंने अब जाके शुरू की है, क्योंकि उसके फ़वाइद मुझे अब समझ आए और नज़र आते हैं अब कि हाँ यार ये ज़रूरी है। सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज समथिंग जो मैं करती हूँ, वो मुझे उसके बगैर कुछ अर्सा मैंने नहीं की तो मुझे उसका भी नुकसान नज़र आया। तो वो ये तब से हम थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस जब से हुए हैं, तब से मुझे लग रहा है कि हम और शौकीन हो गए हैं दूसरे। अच्छा, क्या कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो उससे पहले तो मैं एक पूरा डाइट प्लान फॉलो कर रही होती हूँ? क्योंकि हम अभी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे ना बालों की, कि डाइट कर रहे हैं तो फिर बाल भी गिरते हैं, ज़ाहिर स्किन भी ख़राब होती है। देखिए, एक टाइम ऐसा था जब मैंने बहुत इंटेंस डाइट की कि हाँ ठीक है, सही है, वज़न कम करना है, वज़न कम करना है। अब जाके रियलाइज़ होता है कि नहीं, बात वज़न की नहीं है, बात यहाँ की है, ये यहाँ की है, दिमाग की है, कि हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ। बॉडी को आपने अजियत में नहीं डालना, बिल्कुल। आप अगर उस प्रोसेस में आपका वजन कम हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन बॉडी को आपने रिस्पेक्ट करनी है। ये बड़ी ज़बरदस्त, एक उंगली टूट जाती है ना, नाखून टूट जाता है ना, उस दिन हमारा मुश्किल हो जाता है काम। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर आप उसको इतनी अजियत में डालेंगे, उसका शुक्र अदा करें यार कि चल रहे हैं आप, दो पैरों पे हैं। क्या बहुत अच्छी बात है। इसलिए आप आज पराठा खा सकते हैं। आप लीजिए प्लीज। मैं तो खाऊंगी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तो बस आज आपके लिए एहतमाम है, निकाल के देंगे आप? मैं ये मैं तो लच्छे वाला पराठा हाथ से लेने भाई, पराठा वो अकड़ चुका होगा ना थोड़ा सा, ये चक्कर होता है ना, वो पका रही होती है। मैं ब्रेक बाद में खाऊंगी। हाँ। वैसे तुम जब शादियों वादियाँ अटेंड करने जाती हो तो वहाँ खाना खाती हो कि नहीं? मुझे टाइम ही नहीं मिलता। नहीं मिलता, वो तस्वीरें। और अब मेरी छेड़ बन चुकी है। और ख़ानदान में शादियाँ होती तो मतलब कहीं कुछ इवेंट्स होते हैं जहाँ ख़ानदान के जाना पड़ता है आपको, आप चाहे कितने भी थके हुए हो। सो तुम्हारी फैमिली में ये है कि अम्मी अब्बू कहते हैं कि वहाँ तो चलना ही पड़ेगा, हरीम पहले से ही ये कार्ड आ गया है, ये डेट्स नोट कर लो, ये वहाँ तो जाना ज़रूरी है, ऐसा कुछ सीन होता है? मैं बहुत ढीठ हूँ। मैं अगर मैं नहीं जा सकती, या अगर मैं कहीं बिल्कुल बिज़ी हूँ तो फिर मैं नहीं। हाँ, लेकिन हाँ कोई बहुत ज़रूरी इन द सेंस कि हाँ कोई बहुत करीबी, तो फिर वो मैं खुद कहती हूँ कि हाँ यार ये मैं मिस नहीं, ये मैं जाऊँगी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो फिर मैं जाती हूँ, लेकिन मुझे खाना नहीं मिलता वहाँ पे। जैसे मुझे याद है मेरे एक दोस्त की शादी थी, तो उस पे मैंने जाना ही जाना था। तो मेरा उस टाइम पे शूट चल रहा था और टाइम नहीं था कि वो ख़त्म हो रही थी, उसकी बारात ख़त्म हो रही थी। तो मैंने कहा कि अब मैं चेंज करूँगी तो मैं किस तरह पहुँचूँगी, तो मैंने अपनी वही जीन्स और टी शर्ट पहनी, उसी में मैं पहुँच गई, जीन्स टी शर्ट बूट में। तो मैंने कहा जिसको नहीं भी पता चलना था मैं आई नहीं हूँ, सबको पता चला। और खाने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो वो उसकी कोई पिक्चर भी है मेरे पास की पड़ी होगी, वह उन्होंने मुझे क्या किया, दूल्हा दुल्हन दोनों ने ना, उन्होंने कहा यार इधर तुम स्टेज के पीछे बैठ जाओ। उन्होंने मुझे सोफे के पीछे बैठा के उधर खाना भिजवाया और वहाँ पे मैंने खाना खाया। थैंक यू सो मच हरीम, तुमने टाइम निकाला। और एक क्रेविंग हो रही थी स्पेशली बिस्मिल को देखने के बाद तुमसे बात करने की, इंटरव्यू करने की, और तुमने रमज़ान में हमें टाइम दिया। अगर आपने मिस, आप बहुत शुक्रिया। थैंक यू, और बहुत मज़े का। हाँ, मैं भी खाऊंगी अभी ख़त्म करने के बाद शो। अगर आपने आज का शो मिस कर दिया और आप कहें हाय अल्लाह मासूमा की बातें मिस हो गई, तो भाई देख सकते हैं आप सुबह मॉर्निंग शो के टाइम ये शो रिपीट टेलीकास्ट होगा, नहीं तो फिर यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। शान सहूर एंड खुदा हाफिज़।